था जो कि अहमदाबाद जाने वाली थी, उनको अन्य एयरपोर्ट पे कैसे उतारा जाए, वहाँ पर उनको किस तरीके से सहूलियत दी जाए, उसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि अन्य यात्री जो हैं उनको कम से कम असुविधा हो, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और अहमदाबाद में ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। देश के अभी वर्तमान जो एविएशन जो सिस्टम है उसमें पड़ने वाला है, तो यात्री कम से कम उनको असुविधा हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक टीम लगी हुई है पूरी एविएशन पूरी जो स्थिति है उसको संभालने में, रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने में। दूसरा यहाँ पर जो हताहत हुए हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगातार तो नजर बनाए रखिए। यहाँ पर जो बैठकें हो रही हैं उनसे भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि इस घटना होने के बाद तमाम एसओपीज क्या हैं, क्या फॉलो हो रहे हैं इत्यादि, इन सब पर भी नजर रहेगी। हमारे साथ मेघना सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, आपने कुछ समय पहले हमें ये बताया था कि किस तरीके से हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है, लोगों तक राहत भी पहुंचाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक बॉक्स को लेकर भी जांच की जा रही है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी आ रही है, खासकर वहां से जिस हॉस्टल में ये प्लेन क्षतिग्रस्त होकर गिरा था? देखिए ममता, जिस हॉस्टल में बीजे मेडिकल कॉलेज का ये यूजी हॉस्टल है, एमबीबीएस के छात्र यहाँ पर रहते हैं, और जिस समय ये दुर्घटना हुई थी वो लंच का समय था, तो काफ़ी लोग हॉस्टल के मेस में थे। और जहाँ तक अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि की आशंका है कि यहाँ पे से कई लोगों को ले जाया गया है और फैटिलिटीज भी हो सकती हैं। ऐसे किसी भी आशंका से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर था। और इस इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जिस तरीके का जो मलबा हमने देखा है आज यहाँ पर, और जिस तरीके के बर्न्स देखे हैं जो लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, उससे पता चलता है कि कोई मिरेकल ही है जो जिससे लोग बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। आग का गोले में तब्दील हो चुका था एयरक्राफ्ट पूरा, और मलबे को देखकर ये साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है कितना भीषण इम्पैक्ट था। दूसरी बात अगर बताएं, डीजीसीए की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि जो पायलट और को पायलट थे अनुभवी थे। अगर देखें तो 8,200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था कैप्टन सबरवाल को जो पायलट थे, और जो को पायलट थी क्लाइव, उनका भी 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो और 13:39 पे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है रनवे नंबर अहमदाबाद एयरपोर्ट के, और पेरीमीटर के बाहर ही आते ही कुछ ही दूर में वो क्रैश हो गया। मतलब अगर कहें तो 2 मिनट के आसपास भी हवा में ये क्लाइंब नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा अगर कहें तो ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि मेडे का कॉल दिया गया था एटीसी को, लेकिन उसके बाद जैसे ही एटीसी ने तुरंत रिस्पॉन्स किया, उसके बाद एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई जवाब आया नहीं, चूंकि जो इंसिडेंट है वो इतनी जल्दी हो गया। तो ये बात सामने आ रही है। इस मामले में अगर देखें तो एयरक्राफ्ट में तो जो परिस्थिति है वो हमने देखा है, हमारे विजुअल्स में भी देखा है, लेकिन जिस हॉस्टल पर ये गिरा है वहाँ पर भी फैटिलिटीज की आशंका है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा बताया जा रहा है डबल इंजन फेलियर हो सकता है, बर्ड्स टाइप को सस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी जो और आगे जानकारी आएगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या परिस्थिति यहाँ पर है फैटिलिटीज की। चूंकि अब जो हमें यहाँ पर 2 घंटे पहले जब हम आए थे तो हमने देखा था काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे एम्बुलेंसेज थी, और अब ऐसा देख सकते हैं कि मोस्टली सभी लोगों को निकालकर सिविल अस्पताल, यूएन मेहता अस्पताल और कई आसपास के जो अस्पताल है वहां पर ले जाया गया है। सिविल अस्पताल की बहुत बड़ी कैपेसिटी है अहमदाबाद में, और अगर कहें तो यूएन मेहता अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, और बर्न्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा यहाँ पर अलर्ट किया गया है। वेस्टर्न रेलवेज ने भी कई अपने यूनिट्स, मेडिकल यूनिट्स को डिप्लॉय किया है यहाँ पर राहत बचाव कार्य में। और देखिए ममता, जो आप पूछ रही थी कि वॉर फुटिंग पर यह काम चल रहा है रिलीफ का, मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का शायद ही कोई उच्च अधिकारी होगा, या अगर हम देखें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी, कोई भी ऐसे वायुसेना के अधिकारी, नेवल अधिकारी भी यहाँ पर हमें मौके पर नजर आए हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक डिपार्टमेंट का पूरा अप्रोच रहा है वॉर फुटिंग पे, इसको यहाँ पर से इवैक्यूएशन जितना जल्दी हो सके, कोऑर्डिनेट कैसे किया जा सके, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया, फायर टेंडर्स 40 के लगभग फायर टेंडर्स को स्पॉट पर डाला गया है। यानी इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से काम किया जा रहा है कि अगर किसी को भी बचाया जा सके तो उसको तुरंत सहायता और मदद दी जा सके। ये बात हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सारा फोकस राहत और बचाव कार्य के ऊपर ही है मेघना, लेकिन क्या कब तक इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि जिन लोगों को निकाला गया है, जिन लोगों को अस्पताल तक ले जाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं यात्रियों की सूची तो सामने आ चुकी है, लेकिन इनमें से कितने लोग वो हैं जो इस विमान दुर्घटना के हैं और कितने लोग हैं जो इस हॉस्टल से हैं,
क्योंकि जाहिर है कि जब हम फर्टिलिटीज की बात करते हैं अब इन दोनों पक्षों पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और दोनों पक्षों पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि ना केवल जो विमान में जो यात्री थे बल्कि जो क्रू मेंबर थे बल्कि जो हॉस्टल में लोग थे उनको भी चोटें आई हैं, सीरियस इंजरीज हुई हैं, फर्टिलिटीज की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि कई जगहों पर अभी देखिए इलाज चल रहा है, पूरे तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है कि और उसमें अब कुछ ही समय बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह की फर्टिलिटीज के नंबर सामने आते हैं। क्या यहाँ पर से भी MBBS के जो छात्र थे उनमें भी जो फर्टिलिटीज हैं वो किस तरीके से हुई हैं, और जो एयरक्राफ्ट में है क्या कोई सर्वाइव कर पाया है, या अगर सर्वाइव कर पाए तो कितने लोग सर्वाइव कर पाए हैं। और देखिए अगर हम कहें तो इंडियन नेशनैलिटी के भी लोग थे, ब्रिटिश नेशनैलिटी के भी 50 से भी अधिक लोग थे, 169 लोग थे जो इंडियन नेशनैलिटी के थे इस एयरक्राफ्ट में, पोर्चुगीज और कैनेडियंस भी थे। तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो प्रक्रिया है इसको जो UK के प्रधानमंत्री हैं वो भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस परिस्थिति पे, क्योंकि लंदन बाउंड एयरक्राफ्ट था ये, लंदन गैटविक जा रहा था ये एयरक्राफ्ट। तो और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि इस एयरक्राफ्ट में फ्यूल इतना ज़्यादा था, ये इतने लॉन्ग जर्नी की फ्लाइट थी, इतना ज़्यादा फ्यूल था कि काफ़ी देर लग गई, इतने फायर टेंडर्स यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत मुशक्क़त हुई है इस आग को बुझाने में। और क्योंकि आग बुझाने में बहुत समय लग गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी आग बुझाने के साथ साथ साइमल्टेनियसली करना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क को किया है यहाँ पर वॉर फुटिंग पर, अगर हम देखें तो युद्ध स्तर पर ये काम चला है रेस्क्यू का। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये जो घटना है, अगर जिस स्थल पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ से सिर्फ 50 से 80 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है, और जब हम यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के आसपास आए थे तो जिस किस्म के विजुअल्स हमने देखे हैं वो शायद ही उसको शब्दों में बयां किया जा सकेगा ममता, चूंकि जिस तरीके से लोगों को एम्बुलेंसेज में बचाने की कोशिश कर रहे थे, आनन फानन में जो बच्चे यहाँ पर MBBS स्टूडेंट्स थे वो भी इस काम में लग गए थे कि किस तरीके से किसी को बचाया जा सके। तो ये एक तरीके, और अभी भी देखिए ब्लड बैंक्स की तरफ से कॉल आया है, काफ़ी लोग अहमदाबाद के लोग ब्लड बैंक में अपना खून देने के लिए यहाँ पर कोई भी आवश्यकता है उसके लिए गए हुए हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है तो लोग पानी का वितरण कर रहे हैं यहाँ पर, जो रेस्क्यू रिलीफ के ऑपरेशन चला रहे हैं उनको। तो बेशक पूरी जनता यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जिन लोगों के रिलेटिव्स और जिन लोगों के करीबी इस दुर्घटना में गए हैं उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। वो हॉस्पिटल में, चूंकि हेल्पलाइन नंबर हॉस्पिटल ने भी जारी किए हैं, एयरपोर्ट ने भी, एयरलाइंस ने भी जारी किए हैं, हर तरफ से उनको जानकारी मिलने के रास्ते खोले गए हैं कि उनको जल्द से जल्द जानकारी और सही जानकारी मिल पाए। लेकिन जिनके लिए ये घटना, जिनके साथ ये घटना हुई है उनके लिए ये बहुत ही दुखद है, और इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कभी। और जो हमने आज ग्राउंड पर देखा है वो शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। जितने हृदय विदारक विजुअल्स हमने आज देखे हैं ममता, वो बहुत ही वाकई बहुत ही गंभीर और बहुत ऐसे दृश्य हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस गंभीरता है जो इस पूरी घटना की, दुर्घटना की, वो वाकई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ना केवल एक फ्लाइट क्रैश हुई है बल्कि साथ ही एक हॉस्टल में जाकर गिरी है। और जब भी किसी बिल्डिंग पर जाकर प्लेन गिरता है तो वहाँ पर से भी लोगों की हताहत होने की खबरें आती हैं। तो अगर हम देखें तो भारत के लिए एक तरीके से एक ही दुर्घटना हुई है, लेकिन उसके 2 अलग अलग बहुत ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जिस पर ध्यान अब दिया जा रहा है। लेकिन राहत और बचाव कार्य जिस रफ्तार से हो रहा है उस पर भी गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेघना, एक बात ये भी कही जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अनुभव डालने शुरू कर देते हैं, तमाम घटनाओं को भी चिन्हित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनको पुष्टि, जिनकी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब पुष्ट खबरें ही सही, लेकिन ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि ये जो ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन तक जा रहा था, उससे पहले ये दिल्ली से अहमदाबाद भी आया था, और उस समय भी कई यात्रियों ने उसकी शिकायत भी की कि इसका AC नहीं चल रहा, इसमें ये समस्याएं भी आ रही हैं इत्यादि। तो ये ऐसे भी अगर कोई हालात उत्पन्न होते हैं तो उस पर भी शायद गौर किया जाना ज़रूरी है। क्या ऐसी खबरों की भी गंभीरता या इन खबरों को भी जांच में कंसीडर किया जाता है प्रशासन के द्वारा?
बिल्कुल, देखिए कभी भी हमने भी सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखे हैं जहां पर जो ये अभी जो ड्रीमलाइनर जो गैटविक जाने वाला था उसमें जो यात्री दिल्ली से अहमदाबाद आए थे उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे कि इसके बटन काम नहीं कर रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, ये फ्लाइट में ये सही फ्लाइट नहीं है। एक तरीके से उसके कंप्लेन करने के लिए कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे कि भाई हम इस बारे में कंप्लेन करेंगे और हम एयरलाइंस को और डीजी और एयरपोर्ट अथॉरिटी को या डीजीसीए को इस बारे में कंप्लेन करेंगे। और जब ये परिस्थिति खड़ी हुई है लोगों ने इस बारे में वीडियोस डाले हैं और अब देखिए इसकी पुष्टि करना और इसके बारे में इसका ये कितना सही है सटीक है उसके बारे में तो बेशक डीजीसीए उस चीज को कंसिडर करेगा ही, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस पे लगातार जब भी कोई इस तरह की कंप्लेन होती है तो उसको बिल्कुल अगर हम देखें तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसको बहुत बारीकी से उसको संज्ञान लिया जाता है। तो अब एक और चीज है यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है कि अफवाहें भी होती हैं लेकिन उसमें किस तरीके से किसकी पुष्टि की जाती है, किस तरीके से इसकी पुष्टि की जाती है, क्या ऐसे पैसेंजर्स ने कंप्लेन की थी जिसको इग्नोर किया गया एयरलाइंस के द्वारा, इन सभी चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो जब ये पूरी जांच बैठेगी, चूंकि देखिए ये जो हादसा है कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है और अगर बड़े हादसे की भी बात करें तो ये एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हादसा है। जी मेघना, यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अहमदाबाद में जो ये बड़ी दुर्घटना हुई है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए थे और वे स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और अहमदाबाद में जो ये दुर्घटना हुई है जिसमें 242 यात्री सवार थे, इसके बाद इस पूरी दुर्घटना पे किस तरीके से हालात को समझा जाए, कारणों को समझा जाए, इसको लेकर जांच भी त्वरित गति से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी हताहत हुए हैं तो उनको पूरी मदद दी जाए। दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और जब से ये खबर आई है तब से ही केंद्र सरकार इस पूरी घटना के हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं इस पूरी घटना से जुड़े तमाम एजेंसियों के साथ भी संपर्क में हैं और गुजरात की सरकार के साथ भी संपर्क में हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और उससे पहले ही हम जानते हैं कि किस तरीके से तमाम राहत देने वाले जितने भी दल हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें, वो पहले से ही यहाँ उपस्थित हैं और जितनी भी संभव कोशिश हो सके पूरा प्रशासन मुस्तैदी से इस प्रयास में लगा हुआ है कि जो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर जिसको बचाया जा सके उसको मदद जरूर दी जा सके। मेघना, हम जानते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री भी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अब गृह मंत्री स्वयं अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ ही समय में अहमदाबाद पहुंच और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बेशक लोगों से तो मिलेंगे ही लेकिन यहाँ पर भी जायजा लेंगे जो दुर्घटना का स्थल है वहाँ का भी। और अगर देखें तो जैसे ही ये दुर्घटना हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीएमओ इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है, बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। और इसके साथ ही अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जो जितने उच्च अधिकारी हैं गुजरात सरकार के सभी इस जगह पर मौजूद थे। अगर हम देखें तो 15 से 20 मिनट के अंतर यहाँ पर सभी प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद थे। अगर हम देखें गुजरात पुलिस, क्राइम ब्रांच, हर एक अगर हम देखें तो हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि न केवल ये पीएमओ इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है बल्कि पीएमओ इंश्योर कर रहा है कि आगे फर्दर क्या एक्शन लिया जाए, किस तरीके से इसको बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके लिए भी पीएमओ की तरफ से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। अगर गुजरात के गृह मंत्री हरसंघवी की बात करें तो उन्होंने भी घायलों से मिले हैं, बातचीत की है। अगर और उसके साथ ही देखें तो गुजरात के जितने भी कई कैबिनेट मंत्री भी हमें यहाँ पर नजर आए जो यहाँ पर जायजा लेने आए थे कि क्या परिस्थिति चल रही है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य में कैसे असिस्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये एक पूरा अप्रोच रहा है। अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन
का होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी हद तक यहाँ पर जो परिस्थिति है, अभी 2 घंटे हुए हैं लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखें तो परिस्थिति मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। शायद ही अब कुछ लोग अगर बचे होंगे, नहीं तो अभी जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का आना जाना बंद हो चुका है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर अगर कैजुअलिटीज़, फर्टिलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं उन लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया जा चुका है। जी, वैसे देखा जाए तो मेघना, जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो ज़रूर इस बात पर नज़र जाती है कि पहले इस तरीके की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं या किस तरीके से प्लेन क्रैश इवेंट्स हुए हैं। उसको देखकर लगता है कि ये जो दुर्घटना आज हुई है अहमदाबाद में, ये ऐसी दुर्घटना पहले शायद कहीं नहीं हुई, या इतनी ग्रेविटी वाली, इतनी गंभीर ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। इसलिए ये भी एक चैलेंज है हमारी एविएशन के सामने भी, उड्डयन मंत्रालय के सामने भी, लेकिन साथ ही साथ तमाम एविएशन से जुड़े पक्षों के लिए भी कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है। और देखिए ममता, बोइंग 787 बहुत ही सेफ, ड्रीम लाइनर बहुत सेफ माना जाता है। अगर हम देखें तो एयर इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, और उसके बावजूद इस तरह के अगर कोई इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, जिसे मैं अभी कह रही थी आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्घटनाओं में इसे गिना जाएगा। डबल इंजन फेलियर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि बर्ड अटैक से हुआ है, लेकिन और भी आगे जो जांच होगी उसमें और अतिरिक्त जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये क्लाइंब नहीं कर पाया ये एयरक्राफ्ट, तो क्या पहले से ही इसमें खामियां थी जिसे इग्नोर किया गया है? कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं जितनी रेयर हैं उतना ही अगर हम देखें तो कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट शॉर्ट जर्नी के लिए भी अगर एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, तो उसमें सारे चेक्स को पास करना पड़ता है, तभी वो एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई होता है। और अगर इतनी लंबी फ्लाइट जो है, इतना सारा फ्यूल लेके अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो उसके जो चेक्स हैं और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, फ्लाई होता है कोई भी एयरक्राफ्ट। जाहिर है मेघना की हर पक्ष पर नजर रहेगी। जी, हमारे साथ सुमन बोरा भी जुड़ गई हैं, वो हॉस्पिटल के पास खड़ी हैं जहां पर घायलों को मदद दी जा रही है। सुमन, किस तरीके की सहायता वहां पर राहत और बचाव कार्य के तहत दी जा रही है, और कुछ आंकड़े हैं आपके पास कि कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को वहां पर लाया गया जो इस दुर्घटना से आहत हुए हैं? सुमन, आपको हमारी आवाज है? सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर जो है, यहाँ पर जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए, अपनी बात पूरी करें सुमन। अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में हम लोग यहाँ पर मौजूद है, जहां पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेघानी नगर का वो इलाका है, वो एरिया है जहां पर आज प्लेन क्रैश हुआ है। वहां से एम्बुलेंस जो है वो लगातार सिविल हॉस्पिटल में लाई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर घायल लोगों को लाया जा रहा है। अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर कुछ और एम्बुलेंस आई थी, और ग्रीन कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है मेघानी नगर में, जहाँ पर ये घटना हुई है वहां से लगाकर सिविल हॉस्पिटल यहाँ तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है वो लगातार आ रही है। यहाँ जिस जगह पर अभी हम लोग खड़े हैं वहाँ पर घायल लोगों को लाया जा रहा है। वहीं सिविल हॉस्पिटल का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जो उस घटना में जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो पोस्टमार्टम विभाग है पीछे की तरफ, वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर भी पहुंची है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर भी घायल लोगों को लाया गया है। और सिविल अस्पताल में जो जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ये अस्पताल है, यहाँ पर काफी सारे अलग अलग विभाग है, जिसमें किडनी विभाग है, कैंसर विभाग है, हार्ट का एक अलग विभाग है। ये सभी ही विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर फिलहाल हो चुके हैं। इन सभी के अंदर एक इमरजेंसी ऑपरेशन, इमरजेंसी जो वार्ड है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ घायल लोगों को लाया जा रहा है। साथ ही इस परिस्थिति को अगर समझे तो इस वक्त में ब्लड जो है वो सबसे बड़ा एक रोल अदा करता है जब घायल लोगों को लाया जाता है। तो अस्पताल द्वारा भी अस्पताल के अलग अलग विभागों में ब्लड डोनेशन के सेंटर बनाए गए हैं और लोगों से इस विकट परिस्थिति में ब्लड डोनेशन की अपील की जा रही है। अलग अलग सेंटर्स पर यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं। साथ ही परिजनों की बात करें तो आप समझिए कि जिस तरीके की भयावह स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर परिजन जो है वो भी मौजूद हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, किस तरीके से जानकारी है, और उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल ने कुछ इमरजेंसी जो नंबर्स है वो भी जारी किए हैं। इमरजेंसी सेंटर्स जो है वो परिजनों के लिए बनाए गए हैं, जहां पर आकर लोग पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही
इस परिस्थिति में जो स्टेट इमरजेंसी सेंटर्स है वो भी बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम्स जो है वो कार्यरत हो गए हैं और कई सारी जो हेल्पलाइंस है वो जारी की गई है जिसके ऊपर लोग कॉल कर जानकारी ले पा रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे की, मैं इस ग्रीन कॉरिडोर में खड़ी हूँ। यही कॉरिडोर है जहाँ से एम्बुलेंसेस को जो है वो अंदर ले जाया गया, जो घायल लोग हैं वो ले जाए गए। पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त भी यहाँ पर किया गया है। साथ ही ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो परिजन यहाँ पर आए हैं, जो चिंतित परिजन है, हम जानते हैं बहुत कंडीशन जो है जिस तरीके से हमने देखा है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर परिजन भी काफी चिंतित हैं और वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन सभी को भी हैंडल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें जानकारी दी जा रही है और उनसे बात की जा रही है और इस तरीके से फिलहाल जो घायल लोग यहाँ पर लाए गए हैं सिविल हॉस्पिटल में उनका अंदर इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मेघना भी लगातार बनी हुई है। मेघना, ये जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके की मुश्किल घड़ी सामने आई है, जिस तरीके की दुर्घटना ये हुई है और उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया प्रशासन के द्वारा सामने आई है, ये माना जा सकता है कि परिजनों को इस वक्त जो जानकारी मुहैया होनी चाहिए वो जानकारी आसानी से मिल पा रही है। जैसा कि अभी सुमन ने भी बताया कि हेल्पलाइंस बनी हुई हैं, हेल्प डेस्क बने हुए हैं, अलग अलग स्तर पर ये मदद दी जा रही है। क्या परिजनों को इसको लेकर सारी सहायता मिल पा रही है? क्या जानकारी? काफी परिजन यहाँ पर आए थे क्रैश की साइट पर। जब हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 2:30 बजे के आसपास काफी परिजन यहाँ पर आए थे जिनको डाइवर्ट किया गया प्रशासन के लोगों की तरफ से कि आप जाइए ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ से सभी लोगों को इंजर्ड जो भी हैं, कैजुअलिटीज या फेटेलिटीज कुछ भी हुई हैं, उन सभी को सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया जाएगा और वहां पर आपको इस बारे में ट्रॉमा सेंटर से, इमरजेंसी सेंटर से सारी जानकारी मिलेगी। तो पूरा जो सिस्टम बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे जानकारी तो लोगों को मिल रही है। जिनको इस बारे में जानकारी चाहिए, एयरलाइंस की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो जानकारी सभी मुहैया हो रही है। अभी फिलहाल जो अपडेट है कि अभी सिविल अस्पताल में कसौटी भवन में डीएनए टेस्टिंग के लिए एक जगह व्यवस्था की गई है जहां पर जो परिजन हैं वो अपना डीएनए देकर अपने जो यहाँ पर जो भी जिनकी भी फेटेलिटीज हुई हैं उनकी शिनाख्त कर सके, तो उसके लिए डीएनए टेस्टिंग की जाएगी क्योंकि काफ़ी बर्न्स हैं कई लोगों के शरीरों पे, तो उसे आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो ये किसका मृतदेह है, तो जिसके कारण डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था सिविल अस्पताल में अभी की जा रही है, जिसको कि यहाँ अब शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम कहें तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशंस है फ्लाइट्स का, सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कुछ देर के लिए इसको स्थगित किया गया था, पूरी तरीके से सभी फ्लाइट ऑपरेशंस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है कि सभी फ्लाइट ऑपरेशंस वापस से शुरू हो चुके हैं सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर और लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो अपनी एयरलाइंस पे पहले बात कर लें, एक बार इंश्योर कर लें कि उनकी एयरलाइंस उनकी फ्लाइट आज उड़ने वाली है या नहीं उड़ने वाली है, क्या अभी परिस्थिति है, उसके बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद ही एयरपोर्ट पर आएं। तो फिलहाल सुचारू रूप से वापस से अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। लेकिन बेशक और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, तो अभी कुछ ही समय में अगर उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो यहाँ अहमदाबाद भी पहुंच जाएंगे और जो भी परिस्थिति है यहाँ पर उसका जायजा लेंगे, जो कि वो लगातार दिल्ली से भी अगर हम देखें तो मॉनिटर कर रहे थे, जिसके बारे में हमने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से तुरंत ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इस बारे में जानकारी ली, बातचीत की और सभी जो मूवमेंट था पर्सनल का, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें या सभी यहाँ पर पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्स, सभी फोर्सेस यहाँ पर लगातार लगी हुई थी। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कितना क्लोजली इसको मॉनिटर किया गया है और कितना प्रायोरिटी पे इस चीज को कोऑर्डिनेट किया गया है। जी, सुमन भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। सुमन, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, आपने स्वयं इस बात को सामने रखा कि कुछ एम्बुलेंसेज आ रही हैं जो पोस्टमार्टम विभाग की तरफ जा रही हैं और जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं जिसमें मदद दी जा सकती है, मेडिकल हेल्प दी जा सकती है, उनको दूसरी जगह पे उतारा जा रहा है। इसको लेकर भी क्या कोई लिस्ट जारी कर सकता है प्रशासन ताकि लोगों को ये पता चल जाए? जो परिजन है उनको तो जानकारी मिल ही रही होगी, लेकिन ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाए कि कितने लोग हैं जो घायल हैं और जिनको इस वक्त इलाज दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, जो आपदा की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, तो सबसे पहले तो इसमें यही फोकस किया जा रहा है कि जो जिस जगह पे घटना हुई है वहां से लोगों को, जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और जो मृतदेह हैं उन्हें पोस्टमार्टम का इसके पीछे जो विभाग है वहां पर ले जाया जाए। साथ ही जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जो इनकी टीम्स कार्यरत कर रही है, वो बेशक ही कुछ ही देर में इस तरीके की जो लिस्ट है वो भी जारी करेगी, जिसमें कुछ ही समय बाद हमारे पास वो आंकड़े भी आ जाएंगे जिसमें किस तरीके की प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से फिलहाल परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो अभी हमें यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कई बार ये जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें बहुत हल्ला का जो शोर है वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि परिजन जो है वो कई समय पर चिंतित हो जाते हैं, कई समय पर वो तुरंत ही जानना चाह रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या स्टेटस है। तो उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, उन लोगों को समझाया जा रहा है, एक डेस्क पर उनसे जानकारी दी जा रही है। और जिस तरीके से मेघना ने अभी बताया कि एक हिस्से में जो DNA की टेस्टिंग है वो भी जारी की जा रही है, जिसकी वजह से बता पाएंगे मृतदेह जो है वो आइडेंटिफाई की जाएगी, तो वो काम भी जारी है। साथ ही आपको एक अपडेट और दे दें कि क्योंकि आपदा की स्थिति है, हम सब जानते हैं कि इसमें काफी सारी लगभग 4 NDRF की टीम, 2 SDRF की टीम, एम्बुलेंसेस है, फायर ब्रिगेड है, वो सब तो मौजूद ही है। साथ ही रेलवे ने भी अपनी जो RPF की टीम है और जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें भी तैनात किया है। साथ ही भारतीय सेना की जो 130 कर्मियों वाली जो टीम है वो भी यहाँ पर है, वो भी इस परिस्थिति में जो अपनी मदद के लिए वो आगे आई है। जो मलबा है उसे हटाने के लिए जो इंजीनियरिंग की टीम है और जो अलग अलग मेडिकल्स टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जिस तरीके से मदद की जा रही है, राहत की जो कामगिरी है वो फिलहाल जारी है। जी मेघना, जब भी इस तरीके की कोई दुर्घटना होती है, इस तरीके की कोई खबर सामने आती है तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग खबरें सामने आती हैं। जो आधिकारिक खबर होती है वो हम दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है ताकि सही और सटीक खबर सब लोगों तक पहुंच सके? देखिए, फिलहाल तो जितने सोशल मीडिया आधिकारिक हैंडल्स हैं, अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, CMO गुजरात हो, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हो, सभी आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से और PIB के माध्यम से भी सही जानकारी को मीडिया तक पहुंचाया जा रहा है ताकि मीडिया लोगों तक उस जानकारी को पहुंचा सके। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भी चूंकि अभी भी चिकित्सा चल रही है, अभी भी घायलों की चिकित्सा हो रही है। अभी बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिस लेवल का डेवस्टेशन यहाँ पर हुआ है उसका अभी भी जो मलबा साफ करने के जो काम है वो अभी लगातार जारी है। यहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं कई बार एम्बुलेंसेस का आना जाना लगातार बना हुआ है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो काम होगा, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देर रात संभवतः हो सकती है, लेकिन जिसकी संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो केवल और केवल रेस्क्यू रिलीफ पर ही सीमित की गई है ताकि पूरा फोकस उस पर रहे और जितनी भी जानें बचाई जा सके इस परिस्थिति में उनको बचाया जा सके। जी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है मेघना कि ये जो पूरा जिस तरीके का प्रतिक्रिया प्रशासन के द्वारा दी गई है, जिस तरीके से वॉर फुटिंग पर इस पूरे घटना को संभालने के लिए राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया गया है, कह सकते हैं कि सिंगल टीम की तरह काम करता हुआ नजर आया है प्रशासन। बिल्कुल 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 ममता, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कि जिस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट, मैं आपको बता रही हूं कि ना केवल अगर हम देखें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो लगा हुआ है मलबा हटाने में, ना केवल फायर सर्विसेज हैं जो आग बुझाने में लगे हुए हैं, ना केवल BSF, NDRF, SDRF, CRPF, CISF के जवान लगे हुए हैं, लोगों को वहां से निकाल कर स्ट्रेचर पर डालना हो, एम्बुलेंसेज जगह क्लियर करानी हो, जितना भी वहां पर अगर देखें तो जो एरिया इफेक्टेड था वहां अंदर जाकर काम करने की बात हो, सभी चीजों में हर एक डिपार्टमेंट का काफी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहा है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ की जो नॉर्मल जो आम जनता है जो यहाँ पर, वो भी लगातार रोड क्लियर कराने की बात हो या फिर जो भी पर्सनल आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना हो, पानी पिलाना हो, क्योंकि बहुत गर्मी है अहमदाबाद में और टेम्परेचर काफी ज्यादा है। और जब यहाँ पर आग लगी थी तो इतना
धुआं था, लोगों ने मास्क तक यहाँ पर बांटे हैं। तो इससे पता चल सकता है कि कितना कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन का बल्कि सहयोग रहा है आम जनता का भी। तभी ये ऑपरेशन अगर हम देखें तो तकरीबन 2.5 घंटे में ये ऑपरेशन काफ़ी हद तक यहाँ पे जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था वो काफ़ी हद तक वो संभव हो पाया है और उसे जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन एक और बात यहाँ पर बेशक कहूँगी कि जो डिपार्टमेंट्स का जनरली अगर देखें तो यहाँ पर मेडिकल के जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है, या फिर एनडीआरएफ रेस्क्यू के लिए आती है, या फिर अगर हम देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर सर्विसेज आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखा गया, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच, गुजरात पुलिस के हर एक अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट से यहाँ पर उच्चाधिकारी मौजूद थे, तो इससे हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना मैसिव एक्सरसाइज किया गया है। लेकिन बेशक आज अगर देखें तो अहमदाबाद में जिस इलाके में अभी मौजूद हूं, मेघानी नगर का जो इलाका जहां ये हादसा हुआ है, एक तरीके से काफ़ी क्योटिक तो है ही, क्योंकि लगातार गाड़ियों का आना जाना हो रहा है और जिस तरीके से रिलीफ रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, बट एक तरीके से खामोशी भी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है। लोगों ने इतने लोगों को एम्बुलेंसेज में जाते हुए देखा है और बहुत ही अगर हम देखें तो हार्ट रेंचिंग जो साइट है वो आज विटनेस किया है लोगों ने। तो सायरन्स की जहां आवाज़ सुनाई दे रही है वहां एक तरीके से गमगीन माहौल भी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा इस शहर में हो गया है, जो शहर लगातार जिसे वाइब्रेंट गुजरात का एक रिफ्लेक्शन मानते हैं अहमदाबाद को, पूरे गुजरात का एक रिफ्लेक्शन है अहमदाबाद, बहुत ही वाइब्रेंट हसल बसल रहता है सिटी में, और ये रिहायशी इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो बेशक बहुत ही गमगीन माहौल है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर जो हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और मेरे भी कई ऐसे सूत्र भी बता रहे हैं जिन्होंने कहा है कि लोग आगे से जाकर ब्लड बैंक्स में ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर इस किस्म की जागरूकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो प्रशासन, ना केवल प्रशासन बल्कि आम जनता भी इस ट्रैजिक इंसिडेंट से कोप करने में सहयोग घटना रही है ये, जिसमें हर कोई आगे बढ़कर अपने स्तर पर मदद का हाथ बढ़ाना चाहता है ताकि हालात को संभालने में मदद मिल सके। लेकिन मेघना, जैसा आपने कहा, आप मेघानी उसी क्षेत्र में खड़ी हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, और हम जानते हैं कि ये जिस हॉस्टल में, मेडिकल हॉस्टल में ये प्लेन गिरा है, वहां भी काफी नुकसान हुआ है। वहां किस स्तर की क्षति हुई है? देखिए, अगर हम देखें तो बिल्डिंग की एक छत एक तरीके से धंस गई थी, और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो राख से ढक गई थी। जो बिल्डिंग जिसमें आग लगी, जहां पर ये क्रैश हुआ, 2 बिल्डिंग्स हैं, उसी के बीच में ये क्रैश हुआ है, जहां पर साफ तौर पर राख नजर आ रही है। पूरी बिल्डिंग एक तरीके से काले रंग से पूरी तरीके से पेंट हो गई है, क्योंकि जिस किस्म का धुआं था, जिस किस्म का राख और लगातार जो आग जल रही थी, और इसी को अगर एक तरीके से देखें तो केमिकल का छिड़काव लगातार किया गया ताकि उसके बाद आग के बाद कोई शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि वो एक हॉस्टल है और वहां पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी और इन सभी चीजों का प्रबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई दूसरी दुर्घटना ना हो जाए, अगर आग से कोई शॉर्ट सर्किट दूसरा ना हो जाए और फिर ये आग पूरे हॉस्टल में ना फैल जाए, उसके लिए भी पूरी तरीके से मेजर्स लिए गए। लगातार फायर टेंडर्स, तकरीबन देखिए 40 फायर टेंडर्स स्पॉट पर थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मैसिव एक्सरसाइज किया गया। और जिस तरीके से आप पूछ रही हैं कि जो क्षति हुई है इस बीजे मेडिकल कॉलेज वही मेडिकल कॉलेज है जो सिविल अस्पताल से संबंधित है। तो बीजे मेडिकल कॉलेज के ही छात्र यहाँ पर जो यूजी कोर्सेज के यहाँ पर रहते थे, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उनमें से कई खासतौर पर मेस में थे। तो जो इम्पैक्ट हुआ है वो ऐसा बताया जा रहा है, और विजुअल्स में भी हमने देखा जो इम्पैक्ट है वो मेस की तरफ हुआ है। तो कई लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे, तो जिससे ये कह सकते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसी समय ये इम्पैक्ट और मेस की तरफ ये इम्पैक्ट हुआ है, जिसको हम बता सकते हैं कि बहुत ही गलत टाइमिंग रहा, अगर कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जो उस समय मेस में मौजूद थे। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, अभी देखिए अब मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल्स अब यहाँ से जा रहे हैं। ये जो भी चूंकि थोड़ा बिल्डिंग कुछ हायर फ्लोर्स की बिल्डिंग थी जो मेडिकल हॉस्टल था, तो उसमें ये हम देख सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर तक आग जो पूरी है, आग की लपटों को किस तरीके से बुझाया जाए और आग पर काबू पाया जाए, उसके लिए सभी तरीके की मशीनरी को डिप्लॉय किया गया, और मशीनरी को
पूरे तरीके से मशीनरी का उपयोग किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। दूसरी बात यहाँ पर बताएं तो बिल्डिंग को भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, जो हम बाहर से भी देख सकते हैं। हालांकि अंदर के भी विजुअल्स हमने कुछ स्टूडेंट्स ने जो वीडियोस बनाए थे उस समय जब हादसा हो गया था उसके बाद के तो कुछ विजुअल्स हैं जिसमें दिख रहा है कि काफी ज्यादा डैमेज बिल्डिंग को भी हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग का डैमेज तो रिपेयरेबल है एक तरीके से, लेकिन जाने गंवाई हैं वो। हाँ जी बिल्कुल जी मैम, जिन लोगों की जानें गई हैं उनको लेकर हर ओर से संवेदनाओं के संदेश भी आ रहे हैं। और जिस वक्त जो हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये उस वक्त लिए गए थे जिस वक्त ये घटना हुई थी। तो जो लोग भी अपने मोबाइल से उसको कैद कर पाए थे, उनके मोबाइल के ही हिसाब से, वीडियोस के हिसाब से ही जो देख रहे थे इस घटना को, उनके ही वीडियोस के हिसाब से ये तमाम दृश्य ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जो ये दिखाता है कि किस तरह पूरा क्षेत्र जो है वो धुएं से भर गया। इस वक्त हमारे साथ सुमन बोरा भी बनी हुई हैं। सुमन, आप क्योंकि अस्पताल में खड़ी हुई हैं और यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर सबको मदद दी जा रही है, जाहिर है कि इस समय क्योंकि जब भी ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहला प्रयास होता है कि जितनी जानें बचाई जा सके उन्हें बचा लिया जाए, और जितने भी लोग हताहत हुए हैं या फैटेलिटीज़ हुई हैं उन लोगों की भी पहचान कर ली जाए। इन दोनों मोर्चों पर काम इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है। कौन से ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो वहाँ आ रहे हैं, जो वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, और जो वहाँ पर परिजन हैं अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उसे दूर किया जाए, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यही ट्रॉमा सेंटर जो है वो एक इमरजेंसी सेंटर है सिविल अस्पताल का। तो जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तुरंत ही इसको भी अलर्ट मोड पे रख दिया गया, और इमरजेंसी वार्ड के अलावा अन्य वार्ड जो है उनको भी खाली करा दिया गया, जिससे कि लोगों के लिए एक स्पेस बनाई जा सके। और जो लोग जो संख्या की अगर हम लोग बात करें, जानकारी की अगर हम लोग बात करें, तो फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि एक बार सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित रूप से वहां से निकाल कर यहाँ लाया जा सके। जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग जीवित हैं, तो सबसे पहले उन्हें यहाँ ले जाया जा रहा है और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर इस ग्रीन कॉरिडोर में जो घायल लोग हैं उनकी एम्बुलेंस का आवाजाही जारी थी, लेकिन काफी देर से अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो अभी यहाँ पर काफी देर से कोई एम्बुलेंस जो है वो नहीं आई है। और ज्यादातर जो एम्बुलेंसेस है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पिछला जो इसका विभाग है हॉस्पिटल का, जहाँ पे पोस्टमार्टम का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है एम्बुलेंसेस को वो उस तरफ डाइवर्ट हुई है, वहाँ पर बड़ी संख्या में गई है। और यहाँ पर जो परिजन, यहाँ पर एक खबर दर्शकों को आपसे बातचीत जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले खबर दर्शकों को देना चाहेंगे कि गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 50 घायलों का इलाज किया जा रहा है और सभी मरीजों की हालत स्थिर है। क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि कितने मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 50 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल की व्यवस्था भी की गई है ताकि मृतकों की पहचान की जा सके, और मृतकों की पहचान के लिए ही डीएनए सैंपल भी दिए जा रहे हैं। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। तो गुजरात के गृह सचिव जो ये जानकारी दे रहे थे, और इसी के साथ एक जानकारी ये भी आपको देना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर जो ये भी आ रही है कि अस्पताल में डीएनए सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक और घायल मरीजों को मदद की जा रही है। जैसा कि बताया गया है कि 50 मरीज ऐसे हैं जिन्हें सिविल अस्पताल में मदद दी जा रही है, उनका इलाज वहां किया जा रहा है। और साथ ही साथ अहमदाबाद के ही सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल की व्यवस्था भी की गई है। राहत और बचाव अभियान इस वक्त भी तेज गति से जारी है। जितने भी लोगों की जान बचाई जा सके उनकी जान बचा ली जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रशासन मदद कर रहा है। और अब मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग
की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन कह रहा है कि जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं वो डीएनए सैंपल दे सकते हैं, और ये डीएनए सैंपलिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि ये डीएनए सैंपल्स के से ही मृतकों की पहचान की जा सकती है। और इसको लेकर अब जितने भी मृतक लोग हैं उन सबके परिजनों को संपर्क किया जा रहा है, उन सबके परिजनों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि वे आके डीएनए सैंपल दें। लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने ये कहा है कि सभी घायल मरीज जिनका इलाज चल रहा है, 50 है इनकी संख्या, ये मरीज इनकी हालत स्थिर है। और हेल्पलाइन के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिन पर परिजन सारी जानकारी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये नंबर्स देख सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं और इन हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके ये तमाम जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि कौन से हैं वे मरीज जो घायल हैं, और मृतकों को, अगर मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग करनी है तो उसको लेकर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर ले सकते हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की दुर्घटना के बाद जिस तरीके से आग लगी पूरे क्षेत्र में, जिस तरीके उसकी वजह से जो जले के मरीज हैं वो ज़्यादा हैं और उनकी पहचान करनी अमूमन मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए प्रशासन कह रहा है कि करीबी रिश्तेदार डीएनए सैंपल अवश्य दें, और ये डीएनए सैंपल बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में लिए जाएंगे। तो बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में जरूर जाना चाहिए उन सभी परिजनों को जो डीएनए सैंपल देना चाहते हैं, जिनको अपने परिजन जो इस फ्लाइट में सवार थे उनकी पहचान वो नहीं कर पाए हैं, तो उनको डीएनए सैंपल देकर ही अपने परिजनों की पहचान करनी होगी। इसलिए जितने फ्लाइट में सवार यात्री थे उनके परिजनों को, अगर वे अपने परिजन की कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाई है तो वे कृपया इस डीएनए सैंपलिंग के लिए जरूर जाएं। और इसीलिए प्रशासन बार बार ये अनुरोध कर रहा है और हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको जो भी जानकारी चाहिए आप उन नंबर्स को प्राप्त कर सकें। तो ये हेल्पलाइन 6357373831 और 6357373841, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य को घटनास्थल पर अंजाम दिया गया, जिस तरीके से तमाम संस्थाएं एक साथ एकजुट होकर काम करती नजर आए, उसके बाद ये जितने भी घायल थे उनको भी यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है और जो पार्थिव शरीर आए हैं उनको भी यहाँ रखा गया है, जिसके बाद अब उनकी पहचान का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सचिव, गुजरात के स्वास्थ्य सचिव ने इस बात को कहा है कि 50 घायल मरीज हैं जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे साथ सुमन बोरा लगातार बनी हुई हैं। तो सुमन, ये आंकड़ा तो आ ही गया है कि जो 50 घायल मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है और जैसा राज्य स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि उनकी हालत स्थिर है। सुमन, जी बिल्कुल, अभी इसी जिस ट्रॉमा सेंटर में अभी हम लोग मौजूद हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले लगातार ही कई एम्बुलेंसेस जो है वो घायल लोगों को यहाँ पर लेकर आई थी, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था, तो वही उनका ही इलाज अंदर जारी है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 50 जो लोग हैं उनका, घायल लोगों का इलाज जारी है। आपको ये जरूर एक मेंशन करने जैसी बात है कि इसमें ज्यादातर घायल वो लोग हैं जो जिस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिस बिल्डिंग से प्लेन क्रैश हुआ और उस बिल्डिंग में और उस आसपास के रिहायशी इलाके में जो लोग मौजूद थे उस समय जो घायल हुए वो ज्यादातर यहाँ पर जो है वो उन्हें ज्यादातर यहाँ पर लाया गया है। और फिलहाल वार्ड के अनुसार एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किस वार्ड में उन घायल लोगों को जो है वो रखा गया है। तो लगभग 50 जितने लोगों का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। और साथ ही में यहीं सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में ही जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, जहाँ के कसौटी भवन में डीएनए की टेस्टिंग जो है वो जारी की जा रही है, क्योंकि इस हादसे के बाद जिस तरीके से बर्निंग हुई है वो आप 3rd डिग्री बर्निंग कह सकते हैं, इस तरीके से जो बर्निंग है वो हुई है। तो लोगों की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। तो जो परिजन है उसमें जो नजदीकी रिश्तेदार है, जिसमें माता पिता या बच्चे, उन लोगों को डीएनए टेस्टिंग के लिए जो है वो यहाँ पे कसौटी भवन में लाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो वहां पर आकर अपना डीएनए जो है वो दे सकते हैं और डीएनए की टेस्टिंग के अनुसार फिर जो मृतक व्यक्ति हैं और उन लोगों की पहचान हो सकती है। साथ ही जो लोग घायल हैं और जो ज्यादा जल चुके हैं पर उनकी पहचान नहीं की जा रही है, तो इस डीएनए की टेस्टिंग की मदद से उन लोगों की भी पहचान जो है वो की जाएगी। और फिलहाल जिस तरीके से
ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो लगातार ये ध्यान रखा जा रहा है कि सबसे पहले जो घायल लोग लाए गए हैं उनको सही वार्ड में रखा गया है, उनका इलाज जारी है, और जो परिजन हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि उन लोगों के नाम क्या है, उनकी उम्र के हिसाब से, और वार्ड किस वार्ड में वो लोग अभी उपस्थित है उसकी जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल। तो सुमन, ऐसे में जब इस तरीके के चुनौतीपूर्ण हालात उत्पन्न हो जाते हैं, आपने हमें बताया था कि किस तरीके से लोग ब्लड देने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए भी आ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम सुविधाएं और सहायता दी जा रही है, जब इस तरीके के 3rd डिग्री बर्न्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है, कौन सी ऐसी चैलेंज होता है लोगों के सामने, आपके सामने जो जानकारी आ रही है, जब आप परिजनों से बात करें, डॉक्टर से बात करके जो जानकारी मिल पा रही है उसके लिहाज से, इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? आज बिल्कुल सबसे जिस तरीके से ये हादसा हुआ तो बहुत ही इस परिस्थिति के अंदर आप समझिए कि आधा से 1 किलोमीटर की ही दूरी यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से मेघानी नगर की है, जहाँ से लोगों को लाया गया। तो इस चैलेंज को भी अच्छी तरीके से किया गया कि ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया और जितना जल्दी हो सके वहाँ पर लोगों को लाया गया। अभी फिलहाल चैलेंज जो है वो ये स्थिति है कि जो लोग जो पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम विभाग में जहां पर पहुंचे हैं और जो घायल लोग यहां पर पहुंचे हैं, तो जो डीएनए की टेस्टिंग है, आप समझिए कि 242 जितना जो आंकड़ा है वो हमारे पास आया है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो परिजन है वो चिंतित परिस्थितियों में अस्पतालों में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को हैंडल करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, और जिस तरीके से प्रशासन और अस्पताल विभाग जो हेल्प डेस्क बनाए हैं, उन्होंने जो हेल्प सेंटर्स बनाए हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइंस बनाई है, उसकी मदद से इन लोगों को सबसे पहले शांत करके उन लोगों से उनकी मदद की जा रही है। तो उस चैलेंज को पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद जो डीएनए सेंटर्स बनाए गए हैं, जो ये ट्रॉमा सेंटर्स है, यहाँ पर लोगों को सही सटीक जानकारी देना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो पैनिक सिचुएशन है इसके अंदर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को थोड़ा शांत बनाए रखना, पब्लिक जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुई है, भीड़ जो है वो ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, तो उस भीड़ को भी कंट्रोल करना। साथ ही में सबसे पहले चैलेंज यही होता है कि जिन लोगों को यहाँ पर लाया गया है उनका सुचारू रूप से सही तरीके से सबसे पहले इलाज हो, और जो परिजन जो लोग आए हुए हैं उन तक पूरी जानकारी पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो घायल हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है सुमन, लेकिन अब अगले 2 दिन 3 दिन तक इस बात पर नजर रहेगी कि डीएनए सैंपलिंग से ज्यादा लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। सुमन, जी बिल्कुल, यही जो बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में जो डीएनए की प्रक्रिया जो अभी शुरू की गई है, तो नजर वहीं पर रहेगी, क्योंकि अब जिस तरीके से हादसा हुआ है और जिस तरीके से हमने देखा है कि मेजर लेवल पे जो बर्निंग हुई है, तो सिर्फ डीएनए ही के थ्रू ही जो है वो परिजनों की और मृतक पार्थिव शरीर जो है वो उनसे पहचान कराई जा सकती है। तो यही एक तरीका है जो फिलहाल कुछ दिनों में जो है वो चलेगा। और जिस तरीके से आपने अभी ब्लड डोनेशन की बात की, तो बिल्कुल ये जो मेडिसिटी सेंटर है, जो मेडिसिटी सिविल हॉस्पिटल है, इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें कैंसर का एक अलग विभाग है, हार्ट का एक अलग विभाग है, इन सब के लिए आप समझिए कि एक चैलेंज ये भी है कि ऑलरेडी जो पेशेंट्स हैं उनको तो उन्हें देखना ही है, उनका इलाज करना ही, साथ ही में ऐसी पैनिक सिचुएशन के अंदर उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी कुछ वार्ड है, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर भी कुछ ब्लड डोनेशन के कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, उन्हें सुचारू रूप से कार्य करवाना, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा इस परिस्थिति के अंदर ब्लड की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील भी यही की जा रही है। और साथ ही में अहमदाबाद के कई लोग जो है वो आगे से बढ़कर भी ब्लड डोनेट के लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो फिलहाल यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल सुमन, और चूंकि आप सुबह से ही इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, बहुत करीब से आपने इन घटनाओं को देखा है, किस तरीके से घायलों को यहाँ पर लाया जा रहा है। इस पूरी घटना का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इस गंभीर हालात में, एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना के हालात में भी पूरा देश एक बार एकजुट नजर आया। हालांकि हम देखते हैं पूरा एक्शन अहमदाबाद में हो रहा है, दुर्घटना वहीं हुई है, राहत बचाव कार्य वहीं हो रहा है, पूरा प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो हर देशवासी को इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ है कि इस तरह की दुर्घटना हुई। हर कोई मानसिक रूप से साथ जुड़ा नजर आ रहा है ऐसे हालात में। ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन इस वक्त भी देश की एकजुटता एक बड़ा संदेश भी देती है कि हर व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं के साथ इन सब के साथ जुड़ा है। सुमन, जी बिल्कुल, जो ये पैनिक सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है, इसमें जब जिस घटना पे ये घटना हुई, जिस समय पर
उस समय आप मानिए कि जो स्थानिक लोग थे वो सबसे पहले वहां पर मौजूद थे और वहीं सबसे पहले जो है वो उस घटना स्थल पर पहुंचे भी हैं। साथ ही अन्य टीम भी आई है, जिस तरीके से देश भर से एनडीआरएफ की टीम आई है, यहाँ से एसडीआरएफ की टीम है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और भारतीय सेना भी वो भी इसमें आई है। साथ ही रेलवे जो है, रेलवे ने भी अपनी काफी टीम जो है वो यहाँ पर लगाई है। साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर आई है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उस समय में एक सामूहिक सहयोग ही है जो इस परिस्थिति से हमको निकलने में मदद करता है। उस इमरजेंसी की कंडीशन में जिस तरीके से स्थानिक लोगों ने मदद की, चाहे वो घायल लोगों को अस्पताल ले जाना हो, एम्बुलेंस तक ले जाना हो या रास्ते क्लियर करने हो, जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाए उसमें भी लोगों ने सहयोग किया। तो इस तरीके की जब घटनाएं बनती हैं तो एक सामूहिक सहयोग की उम्मीद जो है वो लोगों से लगाई जाती है। बेशक ये घटना जो है वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही दुखनीय है। पूरा देश जो है वो इस वक्त शोक में है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना हुई है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद थे, हम इस घटना स्थल पर थे, जिस तरीके से हमने यहाँ परिस्थितियां देखी हैं, तो फिलहाल एक इस समय यही परिस्थिति है कि राहत कामगिरी कितनी जल्दी से हो सके। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया ने हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। जो भी यात्री और उनके परिजनों, जितने भी यात्री हैं उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 1800-569-1444, 1800-569-1444, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। विदेशी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन दी गई है और ये हेल्पलाइन भी आप नोट कर सकते हैं। इंडिया का IST कोड लगाने के बाद 8062779200, यानी जो भारतीय हैं उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री जारी किया गया है और जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। एयर इंडिया के द्वारा ये तमाम नंबर्स हैं जो जारी किए गए हैं, यानी जो भी यात्रियों के संबंध में जानकारी चाहते हैं वो आप इन नंबर से भी, एयर इंडिया के संदर्भ में आप इन नंबर्स पर भी हासिल कर सकते हैं। तो हेल्पलाइंस केवल यात्रियों और उनके परिजनों के लिए ही है। ये भी अनुरोध किया गया है एयर इंडिया के द्वारा प्लेटफॉर्म एक्स पर कि मीडिया के लोग या अन्य लोग इन नंबर्स पर फोन ना करें, क्योंकि उससे लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो परिजन है यात्रियों के, सिर्फ वही इन नंबर्स पर फोन करके जानकारी ले सकें। इसीलिए इस बात का अनुरोध किया गया इंडिया के द्वारा कि मीडिया को जानकारी अगर चाहिए तो वो प्रवक्ता से संपर्क करें। इस बात की अपील की गई है एयर इंडिया के द्वारा। और ये हेल्पलाइन नंबर्स जो दिए गए हैं एयर इंडिया के द्वारा, वे केवल यात्रियों के परिजनों के लिए ही आरक्षित हैं। ये बात एयर इंडिया के द्वारा स्पष्ट तौर पर कही गई है। और ये ऐसा वक्त होता है जब हर कोई चाहता है कि उनको लेटेस्ट न्यूज़ मिले, ब्रेकिंग न्यूज़ मिले, लेकिन इस दौर में भी हमें इस मानवीय पक्ष को भूलना नहीं चाहिए कि ये हेल्पलाइन नंबर्स जो यात्री हैं उनके परिजनों के लिए हैं, यात्रियों के लिए हैं, उनके परिजनों के लिए है। इसलिए इनको हम ब्लॉक ना करें, इससे अलग अलग लोग, सभी लोग इन पर कॉल ना करें, मीडिया इन पर कॉल करके जानकारी लेने की कोशिश ना करें। प्रवक्ताओं से आप सही और सटीक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर्स एयर इंडिया के द्वारा यात्रियों व परिजनों के लिए रिलीज किए गए हैं। और जो भी परिजन है वो जो भी जानकारी यात्रियों के संदर्भ में चाहते हैं वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स भारतीयों के लिए भी है जो टोल फ्री नंबर है, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1800-569-1444। ये भारत से जो लोग बात करना चाहते हैं और जो विदेशी नागरिक हैं, हम जानते हैं इसमें लगभग 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, पुर्तगाली भी थे और कनाडा के भी थे, उनके लिए भी अलग से नंबर दिया गया है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनके संदर्भ में जो जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर ली जा सकती है। तो एक कोशिश की गई है ये भी कि तमाम जानकारी सही तरीके से परिजनों तक पहुंच सके, इसलिए ये नंबर्स दिए गए हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी उड़ान भवन से लगातार बने हुए हैं। अजीत, जो भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो जानकारी के संदर्भ में हो कि हेल्पलाइन नंबर्स दिए जा रहे हैं या अलग अलग पक्षों के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि मुश्किल वक्त है बहुत लोगों के लिए और इस मुश्किल वक्त में उनकी मुश्किल आसान करने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। उड़ान भवन में बैठकों का दौर लगातार जारी है, इस वक्त की क्या खबर? आपको ममता बता रहे हैं, हम अपडेट कर दें कि अभी अभी जो है हम बात करें तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की जो है एक टीम जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। इन्वेस्टिगेटिव ये टीम है और जो AAIB के जो डायरेक्टर जनरल है वो भी इस टीम में शामिल हैं, यानी कि एक बड़ी टीम जो है वो इस हादसे की जांच के लिए जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय हम
उड़ान भवन में ही है और यहाँ पर ही AIB का जो है मुख्यालय है यहाँ पर। और कुछ देर पहले ही ये टीम जो है ये रवाना हुई है और ये वहाँ पर जाकर एक विशेष ये जो रूप से जांच करेगी कि जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके पीछे क्या कारण थे, और तमाम टेक्निकल और दूसरे एक्सपर्ट जो है इस टीम में शामिल हैं। तो AIB की जो है इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है और इसमें डायरेक्टर जनरल AIB जो है वो भी उसके साथ में है। तो देखिए कोशिश यही है कि सबसे पहले राहत और बचाव कार्य जो है उसको आगे बढ़ाया जाए और जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की संभावना है उसको कम किया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको रेस्क्यू करके उनको तमाम जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ज़रूरी वो मिले, ये पूरी कोशिश है। और इसी कोशिश में पूरा इस समय जो है एविएशन जो मिनिस्ट्री है वहाँ के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को, लगातार जरूरी निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही कई स्तर पर कई टीमें बनाई गई हैं, कुछ टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही हैं, कुछ टीमें जो है जिस तरीके से लोगों को एक लोकल असिस्टेंट मिलना चाहिए, लोगों को सही सूचना मिलना चाहिए, उसके लिए टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर नंबर जारी किए गए हैं क्योंकि कई देश के नागरिक जो हैं इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं, उसमें वो सवार थे इस विमान में। तो कोशिश की जा रही है कि जो इंटर कंट्री जो कम्युनिकेशन है वो भी चलता रहे, एम्बेसी के माध्यम से उनको भी सही जानकारी मिलती रहे, उनके साथ भी कम्युनिकेशन बना रहे। और साथ ही जो है जिस तरीके से लोकल लेवल पे वहाँ पर एक असिस्टेंट की आवश्यकता है, वहाँ पर उसकी ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर पैनिक ना हो, जो लोग उनके परिजन हैं उनको सही जानकारी मिले, जो वहाँ पर हादसे का शिकार हुए हैं या इस विमान में जो सवार थे उनको सही जानकारी मिले, सही सूचनाएं मिले, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। आपने एक बड़ी खबर जो हमें अभी दी है वो यही दी है कि जांच के लिए एक विशेष टीम है जो दिल्ली से रवाना हो चुकी है, वो अहमदाबाद जाकर तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे। इस टीम में कौन कौन से पक्ष हैं जो जुड़े हुए हैं अजीत? क्योंकि अगर हम देखें जांच की शुरुआत हो सकती है जब ब्लैक बॉक्स हाथ में आ जाता है तो उसको उस पर जांच से कारण सामने आ पाता है, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन जाहिर है कि जब इस जांच का दायरा बढ़ेगा तो इसके साथ बोइंग को भी जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ एविएशन एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। तो जो टीम अभी गई है उसमें कौन कौन लोग शामिल है, एक बार पुनः आपसे जानकारी चाहेंगे, और कितना दायरा बढ़ सकता है इस टीम का भी और टीम की जांच का? देखिए ये बोइंग 787 विमान था, ड्रीमलाइनर विमान था, तो ज़रूर इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो विमान कंपनी के लोग भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। देखिए जब ये हादसा हवा में हुआ लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि विमान के उड़ान भरने के पहले क्रॉस चेक की जाती हैं, रूटीन चेकअप में की जाती हैं और रूटीन लेवल पे जो है पूरी एक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये जो जांच होगी ये ग्राउंड लेवल से आसमान लेवल पर होगी, यानी कि देखिए जब ब्लैक बॉक्स मिलेंगे तो उस समय क्या कम्युनिकेशन हुआ पायलट का, को पायलट का, साथ ही ATC के साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो ब्लैक बॉक्स में होंगे और वो रिकॉर्ड जो है वहाँ से हासिल किए जाएंगे। लेकिन देखिए ग्राउंड लेवल पे जो है वो किस तरीके से विमान को चेक किया गया, सेफ्टी जो मेजरमेंट थे उनको फॉलो किया गया नहीं किया गया, उसमें कौन लोग थे, विमान में ने पहले कब उड़ान भरी थी, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या पहले कोई कंप्लेन उसमें दर्ज की गई थी, क्या कोई कंप्लेन को डिनाई किया गया या उसको प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तो इसकी जो जाँच है देखिए ज़मीन से लेकर आसमान तक होगी, यानी कि देखिए ज़मीन लेवल ग्राउंड लेवल पर जो स्टाफ तमाम चीज़ें करता है, विमान को क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद वो उड़ान भरता है और हर चीज़ के देखिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, एक अधिकारी होता है जो उसके लिए नियुक्त होता है, एक टीम होती है जो कि ये देखती है कि सेफ्टी के तमाम मापदंड जो है वो पूरे किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं। जो ये टीम गई है उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल है वो खुद शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण ये टीम है और इसमें तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, एविएशन के एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। और जब ये तमाम देखिए जब ब्लैक बॉक्स तो मिलेगा ही, लेकिन ग्राउंड लेवल से जांच शुरू होगी और वो ब्लैक बॉक्स के जब रिकॉर्ड डाटा हासिल किया जाएगा तो उस तक उसका एनालिसिस किया जाएगा और तमाम सब तथ्य निकल के सामने आएंगे। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब जांच होगी तो हर पहलू पर जांच होगी। इसमें जो ड्रीमलाइनर जो बोइंग जो कंपनी है वहाँ वो भी जांच में शामिल होगी, उसने कब विमान की सप्लाई की, विमान में क्या फीचर्स थे, विमान का क्या
उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कोई समस्या पहले तो नहीं आई थी विमान में, या उसको रिपेयर तो नहीं किया गया था, या रिपेयर किया गया उसमें क्या कंडीशंस आई थी, कंपनी के नॉलेज में क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें नहीं थी। साथ ही जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है उसने उस विमान में कब कब कौन कौन सी खामियां देखी या नहीं देखी। देखिए तमाम रिकॉर्ड ये होते हैं, ये रिकॉर्ड ऑनलाइन और कागजों में भी पूरी तरीके से दर्ज किए जाते हैं। कोई भी विमान होता है उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसका पूरा जो इतिहास होता है, जब से वो पहली उड़ान भरता है उससे लेकर उसकी जो उड़ान का पूरा जीवन काल होता है उसमें पूरा रिकॉर्ड दर्ज होते हैं उस विमान के। तो उन तमाम पहलुओं पर ये जांच होगी। लेकिन फिलहाल देखिए जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य पर भी लगातार फोकस चल रहा है। दोनों स्तर पर जो है कोशिश है कि दोनों जो पहलू हैं उन पर फोकस किया जाए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और करीब 4 घंटे के ऊपर हो चुका है हादसा हुए। उस ग्राउंड लेवल पे तमाम स्तर पर तमाम एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। सेना ने भी वहाँ पर अपनी टीम डिप्लॉय की है, वहाँ पर अपना एक हॉस्पिटल सेटअप किया है, वहाँ पर टेम्परेरी, साथ ही करीब 150 लोगों की टीम वहाँ डिप्लॉय की है अहमदाबाद में राहत और बचाव कार्य के लिए। तो हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जांच जो है ये लंबी चलेगी। देखिए ये जांच 1-2 दिन की जांच नहीं होती है ममता, आप समझिए, क्योंकि ये टेक्निकल जांच होगी। इसमें पूरा इतिहास जो है खंगाला जाएगा इस विमान का, कंपनी को शामिल किया जाएगा, बोइंग कंपनी शामिल होगी, और साथ ही हर पहलू को इसमें अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा, हर पहलू की जांच पड़ताल की जाएगी। और उसके बाद ब्लैक बॉक्स जब हासिल कर लिया जाएगा तो ब्लैक बॉक्स जो है उसका जो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अंतिम समय में अजीत, यहाँ पर एक बार हम दर्शकों को दृश्य दिखा दें, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इस वक्त दुर्घटना स्थल का दौरा करते हुए ये दृश्य हम दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त अहमदाबाद में तमाम दृश्य दिखा रहे हैं हम दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पहुंचे हैं, वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। और आपने जैसा बताया कि अब जो जांच की टीम है वो भी हाई लेवल एक कमेटी है जो अब अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है और वहां पर जाकर वो तमाम जांच करेंगे। और अजीत, हम अमूमन देखते हैं कि जब भी इस स्तर की दुर्घटना होती है तो उसके बाद बहुत चीजें हैं जो बदलती हैं, यानी जब जांच आगे बढ़ती है तो ये भी पता चलता है कि क्या कहीं कोई कमी रह गई, क्या कोई नियमों में, दिशा निर्देशों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल नहीं रखा गया, या एसओपीज जैसे बनाए गए हैं पहले से ही जो काम कर रहे हैं, इन एसओपीज को कहां किस लेवल पर फॉलो नहीं किया गया, और क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटना कभी ना हो। इसको लेकर हम ये मान सकते हैं कि जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो इस तरह के भी कुछ खबरें, कुछ सरकार की ओर से कड़े कदम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ममता, ये एयरलाइन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो पूरी दुनिया में जो एविएशन इंडस्ट्री होती है वो उसको एनालिसिस करती है, उसकी तमाम जो जांच रिपोर्ट होती है उसको वो स्टडी करती है और उसमें से सबक लेती है, सुधार करती है। देखिए ये एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर जगह विमान जो है, हर रोज़ जो है लाखों की संख्या में विमान जो है वो आसमान में उड़ते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, हम देखें चाहे वर्ल्ड में कहीं भी ये हादसे हुए हों, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है, वो जांच रिपोर्ट जो होती है वो सार्वजनिक की जाती है। उस रिपोर्ट को लेकर तमाम न सिर्फ हम कह सकते हैं जिस देश में ये हादसा हुआ है वहाँ की सरकार तो स्टेप लेती है, तमाम कड़े प्रावधान करती है कि दोबारा से जो है उस कारण से ये जो जिस कारण से हादसा हुआ है वो कभी ना हो। लेकिन दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरी जो एविएशन इंडस्ट्री है, वहाँ पर वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ज़रूर निश्चित तौर पर जब ये जाँच होगी और जाँच जब पूरी होगी, जाँच रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग होगी, जो उसमें कॉज होंगे कि किस तरीके से, किस कारण से जो है इतना बड़ा ये हादसा हुआ कि 2 मिनट के भीतर जो है एक इंटरनेशनल एयरलाइंस वाला जो प्लेन है वो जो है वो क्रैश कर गया और कोई किसी को भी मतलब कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला बचाव का। तो उसके लिए ये फैक्ट फाइंडिंग जब सामने आएगी तो ज़रूर कुछ नियम में बदलाव किए जाएंगे, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स और बढ़ाए जा सकते हैं जिससे कि एयर सेफ्टी जो है और ज़्यादा बढ़े। साथ ही कोशिश ये होती है कि उस नॉर्म्स को और टाइट किया जाए जिस नॉर्म्स के कारण या जिस हम कह सकते हैं खामी के कारण जो है ये हादसा हुआ है या ये हादसा होने की संभावना ये रही है। तो इससे ज़रूर निश्चित तौर पर जब ये जांच होगी, और जांच देखिए जांच लंबी चलती है, ये कुछ दिनों की जांच नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही कई हम कह सकते हैं कि दायरे में जांच होती है, कई इसमें प्रोस्पेक्ट होते हैं इसमें, और टेक्निकल से लेकर ग्राउंड से लेकर एयर लेवल पर हर लेवल पर जाँच होती है, कंपनी के लेवल पर जाँच होती है, वहाँ से रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो जब इसका फैक्ट फाइंडिंग जब होती है तो ज़रूर निश्चित तौर पर उसको जो है आगे सबक के रूप में उसको अप्लाई किया जाता है। और इस डाटा शेयरिंग के साथ में अन्य जो एविएशन जो
जो कंट्री यहाँ पे जो एविएशन करती हैं उनके साथ भी साझा किया जाता है, वो भी इससे सबक लेती हैं। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी, तमाम चीज़ें सामने निकल के आएंगी, तो नियमों में कई बदलाव हो सकते हैं, कई जो तथ्य वो सामने आ सकते हैं और ये पता चल सकता है कि ऐसा हादसा क्यों हुआ और इस हादसे के पीछे क्या कारण थे और कैसे ऐसे हादसों को भविष्य में रोका जा सकता है। ये एक बड़ा सबक जो है ये मिल सकता है भविष्य के लिए। लेकिन अभी जो है जांच का इंतजार करना होगा। अभी जो तमाम तथ्यों को जो है एजेंसियां खंगालेगी, तमाम स्तर पे जांच करेगी और हर लेवल पे देखिए एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं एविएशन इंडस्ट्री में, तमाम लेवल पे एक्सपर्ट होते हैं जो कि इंजन से लेकर उसकी बॉडी से लेकर उसकी तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उससे लेकर उसके एविएशन से लेकर तमाम पहलू पे लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो देखिए विमान एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं क्रिटिकल एक मशीन होती है जो कि अपने आप में एक संपूर्ण एक व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ सकता, लेकिन पायलट तो सिर्फ फ्लाइंग करता है, लेकिन उसके जो इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो अलग होते हैं। तो वो उस चीज़ को बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और एनालिसिस करके जो है ये तमाम हादसे की जो है वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिससे कि भविष्य में एविएशन इंडस्ट्री को और सेफ बनाया जा सकता है और जो है सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, जिससे कि इस तरीके के हादसे जो हैं उसका सामना भविष्य में जो है बिल्कुल अजीत। और हमने एक चीज और जो हमने देखी है लगातार कि देश में कहीं भी कोई भी किसी भी स्तर की दुर्घटना होती है तो उसमें प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर अब उनकी ओर से प्रतिक्रिया आती है, संवेदनाएं आती हैं और ऐसे में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जिस तरीके से पीएमओ के द्वारा हालात पर करीबी नजर रखी गई है, लगातार अपडेट्स हो रहे हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री स्वयं नजर रखते हुए अब अहमदाबाद के लिए रवाना पहले ही हो चुके हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे तो चीजों को और रफ्तार भी मिलेगी। पहले से ही हर स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व इस तरह की गंभीरता किसी भी हर खबर को लेकर अगर रखें, खासकर इस तरह की दुर्घटनाओं को लेकर रखें, तो ये जो बड़े सवाल सबके जहन में इस वक्त है कि क्यों, कहां, क्या, कैसे हुआ ये सब कि दोबारा ना हो। जाहिर है कि इन सवालों के जवाब भी जरूर मिलेंगे। बिल्कुल ममता, देखिए हमने देखा है कि कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना हुई हो देश में तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसमें संज्ञान लिया है, तमाम जो जरूरी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनको निर्देश दिए हैं, बैठक की है। तो देखिए जब शीर्ष नेतृत्व जब इन्वॉल्व होता है तो ज़रूर देखिए निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से काम होता है और बहुत ही संजीदगी से काम होता है। हमने देखा है कि पिछले कोई भी हादसा रहा हो, कोई भी घटना दुर्घटना रही हो, यहाँ तक कि कहीं अगर एक्सीडेंट भी होता है, रोड एक्सीडेंट भी होता है अगर, तो प्रधानमंत्री खुद उस पर संज्ञान लेते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, ट्वीट करते हैं, गृहमंत्री खुद उसका संज्ञान लेते हैं और तमाम चीज़ों पे जो है त्वरित रूप से कार्रवाई होती है। तो जब शीर्ष नेतृत्व जिसके इन्वॉल्व होता है तो ज़रूर जो है जो पूरी हम कह सकते हैं प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाती है और यही हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जो है पीएमओ मॉनिटर कर रहा था, प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे, लगातार उनको तमाम जो है इनपुट जो है उनको तमाम मंत्रालय से मिल रहे थे कि गृह मंत्रालय से लेकर एविएशन मिनिस्ट्री तक से तमाम वो जानकारी ले रहे थे। साथ ही ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम चल रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। देखिए कितने कम समय में वहाँ पर सिविल डिफेंस से लेकर एनडीआरएफ से लेकर सेना के जवान तक वहाँ पर पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम रिस्पॉन्स टाइम में वहाँ पर रेस्क्यू की जो पूरी प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई है और एक कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन देखिए ममता, ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से विमान ने जब टेक ऑफ किया और उसमें 2 मिनट के अंदर, यानी कि पूरा फ्यूल भरा हुआ था, लाखों लीटर उसमें फ्यूल था उसमें, और जब वो फ्यूल से भरा विमान जब कहीं पर क्रैश होता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये हादसा होता है। वही हादसा यहाँ पर हुआ और जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं हमारे सामने, फुटेज हमारे सामने आ रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लोग जो है वो उनकी जानें बचे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं और ये बहुत ही दर्दनाक कहानी जो है ये बयां कर रहा है। तो लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत ज़्यादा रहा और दिल्ली से देखिए लगातार दिल्ली से 2 टीम तुरंत रवाना हो गई, एनडीआरएफ की 4 टीमें रास्ते में थी वो भी पहुँच गई हैं। तो ये रिस्पॉन्स, एनएसजी के जवान वहाँ पर पहुँच गए, CI पहुँच गया, CRPF पहुँच गया। तो ये एक कंबाइंड जो रेस्क्यू दिखाता है किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से जब शीर्ष नेतृत्व जब इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में तो किस तरीके से एजेंसियाँ रिस्पॉन्स करती हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करती हैं और एक बेहतर तालमेल जो है वो होता है आपस में। जी, तो ऐसे में जब हम एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो जाहिर है अजीत की एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उड्डयन मंत्रालय के ऊपर ही आ जाती है और जब इस तरीके की दुर्घटना हो तो जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है।
और इस वक्त हम एक बार फिर बता दें कि ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू स्वयं वहां घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया है। एक गंभीर हृदय विदारक घटना कही जा सकती है ये, जिसमें 242 यात्री जिस प्लेन में सवार थे वही क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर जा गिरा, जिससे न केवल जो यात्री सवार थे वो हताहत हुए बल्कि जो हॉस्टल था वहाँ पर भी, क्योंकि लंच टाइम था, 1:30 बजे के करीब का वक्त था, वहाँ पर जो लोग थे उस समय डाइनिंग हॉल में वो भी उससे हताहत हुए। और इस वक्त की जो जानकारी मिल पाई अपडेट यही है कि 50 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है सिविल अस्पताल में और वो स्थिर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको जो मृत हैं, जिनके पार्थिव शरीर ज़रूर वहाँ पर अस्पताल में पहुँचाए गए हैं और जिनकी पहचान स्थापित करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और इस वक्त ज़रूरत यही है या आवश्यकता यही है कि जो जानकारी है वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, खासकर जो यात्री सवार थे और उनके परिजनों के लिए सारी जानकारी उन तक मिल सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं और पूरा प्रशासन और सरकार हर स्तर पर सक्रिय है ताकि लोगों तक हर मदद का हाथ पहुंचाया जा सके। न केवल केंद्र सरकार दिल्ली से तमाम हालात पर नजर रख रही है बल्कि सभी विभागों को भी सक्रिय किया गया है। उसी तरीके से अहमदाबाद में भी गुजरात सरकार आगे बढ़कर हर स्तर पर सही काम कर रही है ताकि राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो जानकारी है वो भी सब तक पहुंचाई जा सके। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी स्वयं अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दृश्य जहां पर वो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह से ही सारे हालात पर दोपहर से ही नजर रखे हुए थे और वे भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, जो मृतक हैं उनकी पहचान करने के लिए, क्योंकि 3rd डिग्री बर्न के केसेस थे ये, यानी जले हुए शव मिले हैं वहाँ, पार्थिव शरीर है वहाँ, जिनकी पहचान बहुत बार नहीं हो पाती है। ऐसे में जितने परिजन हैं उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अहमदाबाद में कि वे DNA सैंपल्स दें। DNA सैंपल्स को भी बीजे अस्पताल में दिया जा रहा है, बीजे मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है। वहाँ पहुँच कर वे अपना DNA सैंपल दे सकते हैं ताकि परिजनों की शिनाख्त जल्द से जल्द हो सके। तो एक और घायलों को इलाज दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जो पार्थिव शरीर है उनकी भी पहचान सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। एक अत्यंत हृदय विदारक दुर्घटना है ये जो आज ड्रीम लाइनर 787 के साथ हुई और फ्लाइट जिसका नंबर AI 171 था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जानकारी के लिए बता दें कि जब लगभग 1:39 पर ये फ्लाइट अहमदाबाद से जब उड़ी तो उड़ने के साथ ही ये क्रैश हो गई। और इस विमान दुर्घटना के बाद पूरे देश से न केवल खास लोगों के बल्कि आम जन के भी संवेदनाओं भरे संदेश आ रहे हैं। हर कोई इस घटना को लेकर दुखी है, हर कोई इस घटना से आहत है क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now.
He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House, Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is. It is very. Yes. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there. Children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल करता है. Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना काफी. थैंक यू. तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जो इस वक्त घटना स्थल पर ही हालात का जायजा ले रहे थे और वहां पर बात करते हुए उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि वो इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा वो विजयवाड़ा में थे जिस वक्त उनको ये खबर मिली, जिसके बाद वे तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और यहाँ पहुंचकर वो स्वयं चाहते थे कि वो हालात को बहुत करीब से देखें. और उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की पूरी गहराई से और पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी. जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उन सबके अनुसार ही पूरे मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी. और ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, क्योंकि एक बेहद भीषण विमान हादसा रहा. और इस वक्त हम जानते हैं कि जो सारी खबरें आ रही हैं इस वक्त वो यही आ रही हैं कि हर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाने को आतुर नजर आ रहा है. और हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी इस वक्त बने हुए हैं. तो अजीत, उड्डयन मंत्री की ओर से ये स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि गहराई से जांच की जाएगी और हर पहलू को, हर बिंदु को ध्यान में रखा जाएगा. अजीत. बिल्कुल, और देखिए जो मंत्री ने कहा है और वो प्रक्रिया जो है शुरू भी हो चुकी है और टीम जो है दिल्ली से रवाना भी हो चुकी है अहमदाबाद के लिए, जो जांच टीम है AAIB की. और लगातार जो है कोशिश यही है कि देखिए तमाम पहलुओं पर जांच हो. और देखिए जांच जब होगी तो तमाम बिंदुओं पर जांच होगी. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एविएशन सेक्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि सबको मिलाकर पूरा एविएशन इंडस्ट्री बनती है. एक प्लेन जो है वो फ्लाई करता है, एक एरोप्लेन जो है फ्लाई करता है. तो उन तमाम पहलुओं पर जांच होगी, टेक्निकल से लेकर ग्राउंड लेवल पे लेकर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लेकर तमाम स्तर पर जांच होगी. साथ ही बोइंग कंपनी के साथ भी को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा कि जिस तरीके से प्लेन जो है बोइंग कंपनी का ये ड्रीमलाइनर प्लेन था ये 787, तो वो प्लेन के बारे में भी उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट जो हैं वो सब जांचे जाएंगे. तो बिल्कुल देखिए जांच होगी और इस जांच में बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम तथ्य जब निकल के आएंगे तो एक बड़ा सबक होगा. ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ा सबक होगा कि किस तरीके से अगर कोई बड़ा फैक्ट निकल के आता है या ऐसी चीज़ निकल के आती है जो अभी तक नहीं सामने आया था या नहीं सामने आई थी, जो कॉज सामने नहीं आया था, ये कोई नया कारण अगर निकल के आता है तो ये पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा सबक होगा कि अब इस स्तर पर भी इस सब्जेक्ट पे भी काम करना होगा, इस सब्जेक्ट को भी सेफ्टी एस्पेक्ट में जोड़ना होगा. तो निश्चित तौर पर जब ये जांच होगी तो तमाम विषयों पर जांच होगी और ये जांच जब पूरी होगी तो जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो अगर कोई दोषी पाया जाता है निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. और लेकिन उस जांच को एक सबक के रूप में अप्लाई भी किया जाएगा और तमाम प्रोटोकॉल जो होते हैं उनको और मजबूत किया जाएगा. कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं. जिन चीज़ों पे अगर लगता है कि ये चीज़ें अब और इम्प्रूव होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल में और जुड़ना चाहिए. फ्लाइंग के पहले जो एक एयरक्राफ्ट का प्रोटोकॉल होता है पूरा कि उसकी सेफ्टी से लेकर उसके तमाम मेजरमेंट जो है वो जांचे जाते हैं. उसको फ्यूल टैंक से लेकर उसके जो विंग्स से लेकर उसकी जो इंजन से लेकर तमाम स्तर पर उसकी जाँच होती है और वो जाँच का बकायदा सर्टिफिकेशन जारी होता है. उसके बाद ही जो है उसको फ्लाई करने की एक परमिशन जो है वो मिलती है. तो उस पर भी देखिए उस पर भी जांच होगी और जब ये जांच पूरी होगी तो निश्चित तौर पर ये एक
बड़ा हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग भी होगा, लेकिन जांच जो है लंबी चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये बहुत एक टेक्निकल, एक बहुत ही एक स्पेसिफिक एक चीज़ होती है। देखिए, किसी एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बारे में कई बार तो हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे सालों जांच चली है। किसी एयरक्राफ्ट की अगर दुर्घटना हुई तो उसकी जांच में कई साल भी लग जाते हैं, क्योंकि कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको कि डिकोड करना होता है। उसमें ब्लैक बॉक्स से लेकर उसमें इंजन से लेकर तमाम ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको लेकर, और तमाम कंपनी के लेवल पे भी तमाम चीज़ें की फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है। कई बार तो इतनी माइनर चीज़ें होती हैं कि उनको ढूंढने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए देखिए, जाँच का कोई टाइम नहीं हो सकता निश्चित, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पर जो तमाम हादसे हुए हैं वहाँ पर कई साल भी लगे हैं जांच को पूरा करने में, लेकिन जो उसमें फैक्ट निकल के आए हैं वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं, और उसको एविएशन इंडस्ट्री ने उसको कड़ाई से अप्लाई भी किया है। बिल्कुल अजीत, लेकिन इसके साथ साथ हमने अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को सुना। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच की जाएगी। उसमें जो है कई और सारे खुलासे होंगे कि आखिर ये पूरी जो दुर्घटना हुई है उसके पीछे की जो बड़ी वजह है, उसका मूल कारण आखिर क्या कुछ रहा है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचेंगे और वो जायजा लेंगे उस पूरी स्थिति का। ऐसे में ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, किस स्थिति में हुई और किससे हुई। बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर बन जाता है निखिल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तकनीकी चूक और मानवीय चूक, देखिए कई बार मानवीय चूक जो होती है वो तकनीकी चूक के साथ मिलकर एक बड़े हादसे का कारण बन जाती है। क्योंकि मानवीय चूक जब होती है तो वो कहीं ना कहीं, देखिए मशीनें हैं, ये एक हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट जो होता है एक विशेष मशीन है वो, और वहाँ पर तमाम चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो अगर कोई भी मानवीय ठीक है अजीत, बने रहिए हमारे साथ कैप्टन अखिलेश शर्मा चीज़ें होती है तो वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं आऊँगा अजीत आपके पास में। अखिलेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन अखिलेश सक्सेना। सर बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन की तरफ से। सर देखिए, बड़ा सवाल तो यही है, अभी हमने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता जो है वो जो घायल इस दुर्घटना में लोग हैं उनको बचाने की है, लेकिन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री का ये कहना है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, जांच तो होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो एक हादसा हुआ, एक बहुत ही दुखद हादसा है। मेरे ख्याल से पूरा राष्ट्र एक शोक में है, और सडनली जो हुआ हम लोग अभी तक उसको टर्म्स पे नहीं आ पाए हैं, और ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन जांच इसलिए जरूरी है कि इससे हमें जो फ्यूचर में इस तरह के हादसों को रोका जा सके, मानवीय दुर्घटनाओं को रोका जा सके और उचित कदम उठाए जा सके। और जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एयरक्राफ्ट में यह दुर्घटना हुई है वो एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है अब तक का, बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर उनकी श्रेणी में उनका एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। और ये केवल इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज कर रही है और इसकी परफॉर्मेंस अब तक काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट ये पहली दुर्घटना है जो 787 ड्रीमलाइनर में हुई है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो एक एयरक्राफ्ट है इसके अंदर कई बहुत अच्छे फीचर्स थे। मैं केवल बाकी फीचर्स की नहीं, मैं आपको उन फीचर्स की बात करूंगा जो दुर्घटनाओं में या सेफ्टी फीचर्स कहलाते हैं। तो इसके पास एक एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम था जिससे ये रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग करता था। तो उससे आपको एक प्रोएक्टिव बेसिस पे आपको डेटा मिल सकता है और आप उसको रोक सकते थे। लेकिन फिर भी ये दुर्घटना हुई। इसके पास कोलिजन अवॉइडेंस, इसके पास आपके पास वेदर डिटेक्शन, इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम है, और अगर कोई भी कोलिजन हो सकता है उसको अवॉइड करने का एक सिस्टम है। इसके पास एक रिडंडेंट सिस्टम है कि अगर आपका एक चीज काम नहीं कर रही है तो फिर भी कैसे एक रिडंडेंसी डेवलप की गई है कि फिर भी आप एटलीस्ट बेसिक एयरक्राफ्ट को लैंड कर सके। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी आज ये दुर्घटना हुई। तो अब ये चीज पूरी जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि दो कारण हो सकते हैं। या तो कोई चूक हुई है जो इसके हाइजीन में, इसके मेंटेनेंस में, या जब ये रिफेब्रिश के लिए गया है या रिपेयर के लिए गया है तब कुछ चूक हुई है जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाई। और जब ये वापस इंडक्ट होता है दोबारा अपने किसी भी रिपेयर या रिफेब्रिश होने के बाद, तो दोबारा पूरे चेक्स होते हैं, तो मे बी उसमें कुछ रह गया है। तो तकनीकी खराबी हो सकती है, या हो सकता है किसी पायलट या उससे भी कुछ चूक हो। लेकिन ये जो चीज है ये हम तभी कह पाएंगे जब, और जैसे मैं आपको बताता, जांच एक लंबा प्रोसेस है। ये तब से शुरू होगा जब ये इंडक्ट हुआ था।
जब ये इंडक्ट हुआ था एयर इंडिया में, तब से इसकी जांच शुरू होगी कि कितनी बार ये रिपेयर के लिए गया, क्या टेक्निकल फॉल्ट आई, कितनी बार अंडरग्राउंड हुआ, और जब ये रिपेयर हुआ तो क्या रिपेयर की किसने रिपोर्ट दी, क्या इसके सारे टेस्ट पूरे हुए नहीं। क्योंकि बोइंग सिस्टम में इनका जो ओवरऑल आपका रिगरस मेंटेनेंस है वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें वो बहुत हार्ड प्रोसीजर है, जिससे कि उन पे मल्टीपल चेक्स है। उसके बावजूद ये हुआ है तो डेफिनेटली उसकी जांच होगी, और मुझे लगता है कि इसमें टाइम तो थोड़ा लगेगा। हाँ, मैं डेफिनेटली जिस हिसाब से प्रेशर है इसमें 7 से 15 दिन तो मिनिमम लगेंगे द फर्स्ट लेवल ऑफ रिपोर्ट आने के लिए। जी, रिपोर्ट में तो कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमें पता चल जाएगा विद इन अ वीक कि इसका की रिजल्ट क्या था। वो 2-3 दिन में भी आपके सामने वो रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है जांच होना, और जांच होना जरूरी है कि जिससे हम फ्यूचर में इस तरह के जो हादसे हैं उनको अवॉइड कर सके और लोगों की जान को बचा सके। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही ये क्रैश हो गया, और जब ये क्रैश हुआ तब ये बताया गया कि ये 400 फीट की ऊंचाई पर था, और यही यदि ऊंचाई और ज्यादा होती तो संभवतः कैप्टन को, पायलट को ज्यादा समय मिलता डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल समय ही नहीं मिला स्थिति को संभालने के लिए, और उससे पहले ये दुखद हादसा हो गया। देखिए, जो भी हादसे होते हैं, अगर आप अपने जितने भी एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं या हादसे हुए हैं, अगर आपके मोस्टली वो टेकिंग ऑफ या लैंडिंग के समय होते हैं, बिकॉज उस समय आपकी स्पीड सबसे लो होती है, और आपके इवन आप इतने ऊपर नहीं पहुंचे होते कि एटलीस्ट आपके पास रिएक्शन टाइम हो। तो इसमें भी ये हुआ, ये केवल 475 मीटर की ऊंचाई पे था, जस्ट 2 मिनट हुए थे टेक ओवर हुए, 1 किलोमीटर भी इसने डिस्टेंस तय नहीं किया था। और जैसे ही पायलट ने रियलाइज किया, उसने मेडे कॉल आउट किया, एंड मेडे का मतलब होता है कि हम क्राइसिस में, इट्स लाइक एसओएस, सेव आवर सोल। और जब मेडे का यूज होता है तो जितने भी आपके एटीसी के पास सिग्नल जाता है कि आपको सब कुछ छोड़ के इसको हेल्प करना है, इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि अब वो इस सिचुएशन में है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, एंड इट इज ए इमिनेंट डेंजर, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तभी मेडे को कॉल किया जाता है, और जब उन्होंने मेडे कॉल किया तो इमीडिएटली एटीसी ने रिएक्ट किया। लेकिन जैसे आपने खुद ही बताया कि केवल 2 मिनट हुए थे, उनके पास हाइट भी नहीं थी, समय नहीं था, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, रिएक्शन टाइम नहीं था कि उस पे जो सिक्योरिटी मेजर्स लेके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके उसको बचाया जा सकता। तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द हादसे जो भी आप देखेंगे क्रैश या तो टेकिंग ऑफ के समय या लैंडिंग के समय होते हैं, और ये भी एक ऐसी था कि जैसे ही हुआ उसमें जो भी टेक्निकल फॉल्ट, अभी हमें पता चल जाएगा इंजीनियरिंग फॉल्ट है या ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर एक ये कंप्यूटराइज सिस्टम का फॉल्ट है, सम वायरस है, क्या है, ये कुछ ही देर में आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जी, इसके साथ साथ आप सभी की नजर ब्लैक बॉक्स पर भी टिकी हुई है, क्या उससे कुछ ऐसी जानकारी सामने आ सकती है कि इसके मूल कारण का पता लगाया जा सके उस ब्लैक बॉक्स से? हम समझना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से भी, यदि आप समझा सकें कि ब्लैक बॉक्स किस तरीके से उसका काम करता है और कैसे उसके जरिए इस तरीके की दुर्घटनाओं की होने के बाद की जानकारी या होने के कारण पता चल सकते हैं। देखिए, ब्लैक बॉक्स जैसे आपने बिल्कुल, कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका रीजन जानने के लिए जो ब्लैक बॉक्स है वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है। और जो ब्लैक बॉक्स होता है ये इस तरह का होता है कि ये पूरी आग में होते हुए भी इसमें कुछ इंपैक्ट नहीं होता, अगर ये सी में भी गिर जाए तब भी ये सुरक्षित है। तो ब्लैक बॉक्स को डिजाइन इस तरह किया जाता है कि एक्सट्रीम फायर टू अदर सिचुएशन में वो एटलीस्ट प्रोटेक्ट रहेगा। ब्लैक बॉक्स के अंदर आपका सारा डेटा होता है, जो फ्लाइट डेटा होता है और जो भी डिस्कशन हो रहा होता है पायलट के समय, क्योंकि आप समझेंगे जब पायलट ने सिचुएशन को एनालाइज किया होगा, ये हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसने अपने को पायलट से डिस्कस किया होगा, इमीडिएटली मेडे डिक्लेयर किया होगा एटीसी को रीच आउट करने के लिए। तो सारे जो आपके कन्वर्सेशन है वो उसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। सेकंड, जिस समय आपका, अब आपके पास एयरक्राफ्ट तो है नहीं, लेकिन सारा डेटा कि जिस समय वो जा रहा था, किस कंडीशन में था, कौन सा उसकी वार्निंग लाइट थी, क्या उसके अंदर डिटेक्शन आ चुका था, वो सारा फ्लाइट डेटा जो इसको बोलते हैं, जिसको हम फ्लाइट डेटा एंड मेंटेनेंस हिस्ट्री बोलते हैं, वो सारा उसके अंदर होता है। जब आप इन सब चीजों को मिलेगा आपको ब्लैक बॉक्स, और जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली द रूट कॉज कि किस वजह से वो हादसा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए ब्लैक बॉक्स का पर्पस ही होता है कि किसी भी हालत में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और उसके अंदर फ्लाइट से रिलेटेड सारा डेटा, कन्वर्सेशन
और फ्लाइट के सिस्टम्स की डिटेल होती है कि लास्ट मोमेंट में कौन सा सिस्टम चल रहा था, कौन सा सिस्टम फेल हो गया था। तो ये डेफिनेटली सबसे बड़ा हमारे पास एक एविडेंस है जो हमें बताएगा कि एक्चुअली इस ट्रेजिक जो घटना हुई है उसके पीछे क्या कारण था। देखिए अखिलेश जी, बहुत सारे विमान दुर्घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़े बड़े विमान हादसे होते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि ये एक लंबी जांच का समय है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे मामले भी हैं जिनमें कोई खुलासे ही नहीं हो पाए। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि जो प्रक्रिया होगी जांच की, उसमें हमें सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके, जिससे कि भविष्य में ऐसे संभावित खतरों से हम बच सकें। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बहुत ही गंभीरता से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि कम से कम सच जो है वो पता लगाया जा सके। और सच ही नहीं, इसका सबसे बड़ा मकसद इस जांच का यह होता है कि जिस वजह से भी वो हादसा हुआ जी, उसके रीजंस को जान के हम एक प्रोएक्टिव एक्शन ले सके। ऑब्वियसली ये बोइंग के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि बोइंग का ड्रीमलाइनर दुनिया में पहली बार उनका क्रैश हुआ है, तो कंपनी भी अपने सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स जो उनके डेटा हैं, डेटा मॉनिटरिंग है, प्रोटोकॉल है, उन सब का दोबारा रिव्यू होगा। और आप देखिए क्यों जांच में टाइम लगता है, क्योंकि ये जांच ऐसा नहीं है कि केवल उस 5 मिनट की कहानी की बात है कि जिस समय वो हुआ। जब इसकी जांच शुरू होगी तो जब से ये ड्रीमलाइनर उन बोइंग की फैक्ट्री से निकल के एयर इंडिया में इंडक्ट हुआ था, उस समय से इसकी हिस्ट्री चेक होगी। कितनी बार ये ऑन ग्राउंड पे उसको ग्राउंडेड किया गया था, कितनी बार उसमें रिपेयर हुआ, कितनी बार उस पर रिफेब्रिश हुआ, कुछ भी चेंज होता है अगर एयरक्राफ्ट में माइनर से माइनर एक बटन भी, वो पूरा लॉग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कितनी बार ये सारे चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस, अच्छा जब भी कोई चेंजेस होते हैं, हर चेंजेस के बाद आपका पूरा प्रोटोकॉल होता है, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल प्रोटोकॉल टू चेक, तो वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी सारी इतने सालों का जो होगा पूरा रिकॉर्ड चेक होगा। और जब हम और आगे आएंगे, जब ये एयरक्राफ्ट था, इस फ्लाइट से पहले जो इसके बेसिक टेस्ट होने थे वो हुए थे या कितने सिंसियरिटी से हुए थे। देखिए चेक्स के बिना तो कोई एयरक्राफ्ट नहीं जाता, बट क्या हर चेक पूरी सिंसियरिटी से हुआ था और उसमें और ये टिक मार्क था या एक्चुअल में पूरा था, और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे एक एक चीज चेक होगा। इसीलिए आप देखें कुछ जांच में इतना टाइम लगता है कि आपको पता नहीं चलता कि किस वजह से हुआ, और ये बिल्कुल सामने आ जाएगा कि एक ये मैनुअल एरर थी, ये मानवता, एक मानव या पायलट के हिसाब से कुछ चूक हो गई थी, या फिर ये एक ऐसी टेक्निकल एरर थी या इंजीनियरिंग एरर थी जो सडनली हुई थी और आज तक उस कंपनी ने भी उस चीज को नहीं सोचा था या उनके डिजाइन में ये नहीं था ऐसा। तो डेफिनेटली जांच में टाइम लगता है, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बेसिक कॉज है, जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा उसके 4-5 दिन के अंदर आपको बेसिक कॉज मिल जाएगा, बट डिटेल्ड जांच में हो सकता है कुछ और टाइम लगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। और अजीत, देखिए जैसा अखिलेश जी बता रहे हैं कि कोई भी विमान, चूंकि ये विमान तो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान इसने भरी थी और लंबी दूरी का विमान था, स्वाभाविक रूप से सारे चेक्स एंड मेजर्स लिए जाते हैं उड़ान से पहले। ऐसे में ये भी समझना जरूरी, चूंकि इतना बड़ा खतरा था तो वो आंख के सामने से बच जाए ये भी संभव नहीं है, कुछ ना कुछ चूक तो है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी विमान टेक ऑफ से पहले जो है पूरी तरीके से चेक होता है, इंक्लूडिंग फ्यूल, उसके इंजन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके जो मशीनरी है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो सारी चीजें जो हैं वो चेक्स एंड मेजर्स में ही आता है। ये सामान्य प्रक्रिया है किसी भी उड़ान के शुरू होने से पहले। अजीत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पराक्रम, पूरी ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही अनुसंधान के बाद ये पूरी प्रक्रिया को बनाया गया है, पूरे प्रोटोकॉल को बनाया गया है। और ये मैंडेटरी है, कोई भी अगर प्लेन एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिड लेवल का हो, ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। और ख़ासतौर पर ये जो बड़े विमान होते हैं, जो कि बोइंग विमान होते हैं, जो कि बड़ी फ्लाइट्स होती है, उनमें ख़ासतौर पे कई और प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि ये बड़े विमान होते हैं और ये अपने आप में एक अलग क्रिटिकल मशीन होती है ये। और देखिए ये तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, बताया जैसे मैंने कि ग्राउंड लेवल से लेकर उसमें तमाम एयर लेवल पे, जैसे बताया अखिलेश जी ने कि जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें तमाम डेटा स्टोर होता रहता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी उसमें कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए जब वो विमान जब तैयार होता है
फ्लाई करने के लिए, तो उसके पहले जो है ग्राउंड लेवल पे स्टाफ होता है, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कि बारीकी से जांच उनको करनी होती है। विमान के हर सब्जेक्ट की जांच करनी होती है, हर पार्ट की जांच करनी होती है, उसमें व्हील से लेकर, उसके विंग से लेकर, इंजन से लेकर, फ्यूल टैंक से लेकर हर स्तर पर जांच होती है। बाकायदा उसका सर्टिफिकेशन होता है, वो उसके वहाँ से ओके करते हैं, और उसके बाद जो है पायलट खुद कुछ ज़रूरी जांचें जो है वो अपने लेवल पे करता है। जब वो कॉकपिट पे जाता है पायलट, वो भी कुछ तमाम जांचें करता है कि अपने हिसाब से जो उसकी ट्रेनिंग में शामिल होती है उनको वो देखता है, तमाम स्विच चेक करता है, कॉकपिट की तमाम चीज़ों को चेक करता है, को पायलट चेक करते हैं। उसके बाद भी इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं देखिए तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर इतनी तमाम जांचों के बाद, इतने तमाम प्रोटोकॉल के बाद कहाँ पर चूक की गुंजाइश रह गई। क्या ये पहले कोई खामी थी जो कि बड़ी हो गई, या वो नज़र में नहीं आई समय रहते, या कहीं पर मानवीय भूल हो गई, या उस समय इंजन में कुछ समस्या हुई, या विमान में कहीं कोई समस्या हुई। देखिए ये तमाम तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब एक्सपर्ट की टीम जब जांच करेगी तभी इसमें से तमाम जो इसके फैक्ट हैं वो सामने निकल के आएंगे। जैसा बताया अखिलेश जी ने कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि ऊपरी जो है तमाम जानकारियाँ आ जाए, लेकिन इसकी जो ब्रीफ जो रिपोर्ट आएगी उसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें जो एयरलाइन है वो भी इसमें शामिल होती है, तमाम एक्सपर्ट इसमें शामिल होते हैं। और इसमें न सिर्फ देखिए भारत के नहीं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के एक्सपर्ट जो होते हैं एविएशन के, वो भी शामिल हो सकते हैं, जो कि एविएशन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्योंकि ऐसे हादसे जो है ये सिर्फ भारत में हुआ है ये नहीं, देखिए पराक्रम दुनिया भर के लिए ये हादसा एक बड़ा शौक है, क्योंकि बोइंग ड्रीमलाइनर विमान था 787, और ये इसका इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना, क्योंकि अपने आप में बहुत आधुनिक विमान ये माना जाता है, तमाम सेफ्टी और फीचर इसमें है, तमाम आधुनिक फीचर इसमें थे। उसके बाद भी तमाम दुनिया की नज़र इसकी जांच रिपोर्ट पर टिकी होगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। और इसमें हो सकता है कि कुछ जो बाहर के एविएशन एक्सपर्ट हैं वो भी इसमें मदद करें और अपने उनका जो अनुभव है उसको उसमें साझा करें। साथ ही जो कंपनी जो है वो अजीत आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आऊंगा आपके पास में। अखिलेश जी, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अजीत कर रहे हैं कि देखिए स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पोर्चुगीज के नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक, कनाडा के नागरिक भी इसमें थे, भारतीय नागरिकों के साथ साथ। ऐसे में जांच तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि जब विमान कोई टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, और खास तौर से जब वो कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान हो, जो लंबी दूरी का विमान हो, तो पहले चेक्स एंड मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये कहीं, और ये जिस तरीके का बड़ा हादसा हुआ है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये नजर से बच गया हो, इस वजह से ऐसा हुआ है। ये भी समझना होगा कि आखिर चूक जो है वो क्या फ्यूल में भरते समय चूक हुई, या और कोई तकनीकी कारण रहा, या फिर हवा में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर चूक कहाँ रही। देखिए, जो रूटीन मेंटेनेंस होते हैं वो रूटीन मेंटेनेंस इस तरीके से हर एयरक्राफ्ट के डाले जाते हैं कि उसको करके टिक करना होता है, एंड देयर इज चेक्स बैलेंसेस उस तरह के। तो मुझे नहीं लगता कि जब एक एयरक्राफ्ट इतनी लंबी दूरी के लिए जा रहा है, एंड जिसमें ये फुल फ्लाइट थी, जिसमें कि फुल, क्योंकि इसको लंदन तक जाना था, यूके तक जाना था, तो पूरा फ्यूल भी फुल था, इसकी कैपेसिटी भी फुल थी। सो इस समय ऐसी चूक हो सकती है रूटीन चेक्स के लिए। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि मे बी कुछ डीप इंजीनियरिंग फॉल्ट हो सकती है, एंड जैसे आपके करेस्पॉन्डेंट ने बिल्कुल सही कहा, ये जब हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसमें केवल ये इंडिया और एयर इंडिया की ही नहीं, आप देखेंगे इसमें बोइंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बिकॉज अगर कोई इंजीनियरिंग और आपके जो टेक्निकल कोई चूक हुई है जिसकी वजह से पायलट उसको संभाल ही नहीं पाया, या एक एल्टीट्यूड पे जाके उसने ट्रस्ट नहीं लिया, तो मतलब जब एक जगह पहुंचता है 500 फीट के बाद, उसके बाद लिफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट ऊपर उठना होता है जी। अगर आपको लिफ्ट नहीं मिली तो ऑब्वियसली आप नीचे चले जाएंगे, और यही इसमें जो दिखा हम लोगों को जितना था कि उसको वो लिफ्ट नहीं मिल पाई, वो ट्रस्ट नहीं मिला, तो वो नीचे क्रैश कर गया। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, इसलिए बोइंग के जो सारे एक्सपर्ट हैं और हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के जो वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी मॉनिटरिंग बॉडी हैं, बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज हैं, वो डेफिनेटली कोई भी होता है, खाली इंडिया में नहीं, कहीं पे भी हादसा होता है तो वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। बिकॉज ये एक इंडिया का इशू नहीं है, ये जो ड्रीम लाइनर है ये मल्टीपल कंट्रीज में यूज होता है। तो जल्दी से जल्दी उस चीज को आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना, उसको संभालना, सो दैट आगे ये ना हो। इसलिए इसमें खाली इंडिया के नहीं,
वर्ल्ड वाइड आपके जो एविएशन के एक्सपर्ट है वो होंगे और वो पूरा असरटेन करेंगे, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे कि ये किसी पायलट या किसी मानव की चूक थी या मेंटेनेंस में या रूटीन चेकअप में कुछ चूक हुई या ये एक टेक्निकल एरर थी या एक कंप्यूटराइज एरर थी या आपकी इंजीनियरिंग एरर थी। तो बट ये तभी पता चलेगा जब आपको ब्लैक बॉक्स से लेके बाकी चीजों का आपका एनालिसिस होगा। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स में कई सारे महत्वपूर्ण जो खुलासे होंगे और जो सुराग होंगे वो उसके जरिए निश्चित रूप से हमें मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें पायलट की, तो ये भी बताया जा रहा है कि जो पायलट चालक जो विमान चला रहे थे वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे और ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, इस वजह से ये इस तरीके का हादसा हो गया। तो चूंकि वो लंबी दूरी का विमान था और ऐसे में ये देखा जाता है कि जो विमान चालक है वो अनुभवी हो, लंबी उड़ान का उसको अनुभव हो, ऐसे हालातों से निपटने की जो है उसको सूझबूझ हो। ऐसे में जब ये कहा, क्योंकि 2 मिनट का समय और ये जो है पूरा क्रैश हो गया, तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो ऊंचाई थी उनकी धरती से वो ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी और इस वजह से वो बिल्कुल एक मेडिकल हॉस्टल के मेस में ये जो विमान था ये वहां पर क्रैश हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी जिसे संभालने का भी समय नहीं मिला। क्या ये कहना सही होगा? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो कभी भी आप देखिए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है और ये ड्रीम लाइनर था जो एयर इंडिया का भी टॉप है, तो इसमें जो पायलट होते हैं वो हमेशा अनुभवी पायलट होंगे, राइट। उनके ऊपर इतना लंबी दूरी का प्लेन उड़ाना है, तो जो इनके टॉप पायलट्स होंगे एयर इंडिया के, ऑब्वियसली वही इंटरनेशनल फ्लाइट पे, और जो खासतौर से अगर आपके बड़े प्लेन है जिस तरह के ड्रीम लाइनर उसको उड़ा रहे हैं, तो अनुभव की कमी नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको हो सकता है बहुत अनुभव हो, फिर भी एक मिस्टेक या कुछ वो हो सकता है, तो वो अभी मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। जब तक हमें ये क्लियर ना पता चल जाए कि वो किसी पायलट या किसी चालक दल की चूक थी या किसी मेंटेनेंस स्टाफ की चूक थी, कि कोई एक स्टैंडर्ड और मैंडेटरी जो आपका मेंटेनेंस है, जो चेक्स है, वो चूक गया या एक इंजीनियरिंग एरर थी। हाँ, इतना क्लियर है कि जो ये चालक दल था वो एक अनुभवी चालक दल था और उन्होंने बहुत सारी ऐसे फ्लाइट उड़ाई थी, तो इसमें अनुभव या किसी ऐसे कि आपने किसी नए पायलट को रख दिया, वो डेफिनेटली केस नहीं था इसमें। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अखिलेश सक्सेना, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद विमान हादसे की समीक्षा के लिए अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विमान दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा भी लिया। Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. Try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we are trying to extend all the help that can be done. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के विमान में मौजूद होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने हादसे में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे की खबर से उन्होंने ऐसा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं बेहद व्यथित हूं। और देखिए,
हर तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है। और कैप्टन अखिलेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, वहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर अभी यही बात की जा रही है कि पहली प्राथमिकता है वो है नागरिकों की जान को बचाना, कैजुअल्टीज कैसे कम से कम हो, उस पर अभी फोकस है। हमने उसमें देखा कि हमारे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के तमाम सारे जवान, स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ के जवान सभी वो स्थिति को संभालने के लिए वो वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम यदि समझने की कोशिश करें तो सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिनका अंदाजा नहीं होता पहले से, और जब वो घटित होती हैं तो हमें और ज्यादा सावधानी आगे भविष्य के लिए बरतनी होगी। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, देखिए ये एक तरह से नेशनल डिजास्टर है अगर आप देखिए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और ये दो फ्रंट पे, एक तो जो एयरक्राफ्ट में सारे लोग थे, बहुत ही दुखद घटना है कि मतलब उसमें से मुझे लगता नहीं कि कोई भी जीवित बच पाया होगा या बहुत ही कम सर्वाइवर होंगे। दूसरा जहां पे गिरा है वो एक एमबीबीएस कॉलेज का हॉस्टल था और वहां पे भी लगभग 200 लोग थे, राइट। ये एक सिविलियन आबादी का क्षेत्र था, ऐसा नहीं था कि ये खाली जगह में गिरा है। इसलिए ये डबल डिजास्टर हो गया है। जो सिविल अथॉरिटी हैं, आप उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि किस तरह से पहले आप पूरे फायर को कैसे संभालें, उसको बुझाएं, उसके बाद आप जितने लोग हैं उनको कैसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे घायल होंगे, और उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में किया जाए। इसलिए आप देखिए कि जो हमारी नेशनल डिजास्टर एनडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा इंडियन आर्मी, जो कि हर इस तरह की घटनाएं जब भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि वो उनकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, और ऑब्वियसली इतनी चीजों के लिए कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं होता, तो तुरंत आर्मी की मदद ली जाती है। और कुछ ही मिनटों में आर्मी की टीम्स हैं वो वहां पहुंच चुकी है और वो वहां पे उन्होंने पूरे उसका एनडीआरएफ और आर्मी की टीम ने कंट्रोल लिया है। और आर्मी के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वो भी इस काम के लिए बिल्कुल अलर्ट पे हैं, सो दैट जो भी लोग घायल हैं उनको तुरंत उपचार मिल सके। बिकॉज इस समय हमारा जो पहला लक्ष्य है वो ये नहीं है कि उसकी जांच हो, क्योंकि जो हो गया वो जांच तो होगी, लेकिन इस समय पहला लक्ष्य है कि जो भी घायल है या जिसको भी बचाया जा सकता है उसको बचाया जाए, वो हमारा सबसे पहला कदम है। और इसलिए पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, मिनिस्टर से लेके आर्मी से लेके हर कोई इसी के लिए लगा हुआ है कि अब जो कैजुअल्टी है उसको कम से कम किया जाए, जो लोग घायल हैं उनको तुरंत उपचार और उचित उपचार मिल सके, और उसके बाद जो अपना प्रोसीजर है जैसे हमने बोला पूरी बिल्कुल ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो बेहतर तरीके से और उसका सच फिर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अखिलेश सक्सेना और अजीत द्विवेदी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। क्या आप जानते हैं ये आवाज किसकी है? ये आवाज है सिर्फ एक साल में हुए 17,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, जहां हर क्लिक एक नया भरोसा बन गया। यूपीआई के साथ साथ इनमें से करोड़ों ने करा पहली बार डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल। ये आवाज है नए भारत की तेज प्रगति की। इन 11 साल के अंदर जो भी मैंने देखा है और आपने भी देखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, डिफेंस लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, हर साल, हर 3 साल 4 साल बाद आपको एक उत्थान नज़र आता है, एक प्रगति नज़र आती है। आपको ये सरकार एक कर्मठ सरकार नज़र आती है। ये वो सरकार नज़र आती है